ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। एक और सत्र जहां पर पूरे जोश में बाजार, खरीदारी चौतरफा है, लेकिन निफ्टी बैंक ने तेजी की कमान आज संभाली है। क्या हो आपकी क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार लगा रहा है हाई पर हाई। सेंसेक्स 65,000 के पार, निफ्टी 19,300 के पार। बैंक निफ्टी भी नए शिखर पर। सरकारी बैंक, NBFCs, मेटल्स, एनर्जी और फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी। 1 जुलाई से मर्जर लागू होने के चलते HDFC ट्विंस में भी जबरदस्त तेजी। दोनों शेयरों में आज बनाया लाइफ टाइम हाई। ग्रुप का मार्केट कैप 17 लाख करोड़ के पार। नए MD एंड CEO के अपॉइंटमेंट के ऐलान से L&T फाइनेंस 8% उछला, वायदा का टॉप गेनर। उधर प्रोपेन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से गुजरात गैस भी 3% बढ़ा। और डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिलने के चलते मझगांव डॉक में दिखी तेजी। 6% भागा स्टॉक। भारतीय नौसेना से 2,725 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा। BSE के शेयर में धुआंधार तेजी। बायबैक पर 6 जुलाई को होगी कंपनी की बोर्ड बैठक। खबर के बाद शेयर 8% उछला। रात से STX निफ्टी हुआ गिफ्ट निफ्टी। NSE के MD और CEO आशीष चौहान ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, भारत बनेगा दुनिया का टॉप फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। फार्मा, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स लॉन्च करने की भी एक्सचेंज कर रहा है तैयारी। चलिए फिर एक बार जरा स्क्रीन को देख लेते हैं। एक बार निफ्टी इस समय वापस डे हाई पर जाने की तैयारी करता हुआ 19,318, 19,336 आज का इंटरडे हाई। बैंक निफ्टी 45,240, करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर। हालांकि आज मिड कैप्स ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद ऐसा होना स्वाभाविक है। करीब करीब 0.26% का मूव यहाँ पर। और स्मॉल कैप्स में अगर आप देखें तो स्मॉल कैप्स में भी आज थोड़ा सा, हालांकि शुरुआत स्मॉल कैप्स की बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर भी अभी भी करीब करीब 1.25% का मूव। यहाँ पर एक अभी भी स्पेस है, करीब 8 से 10% की रैली की पॉसिबिलिटी यहाँ पर अभी शायद बाकी है। 1.4:1 का एडवांस डिक्लाइन। और लगातार इस मार्केट की कमान पिछले 10 दिनों से जिस स्टॉक ने संभाली है वो है HDFC बैंक। लगातार अगर आप CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहे हैं तो ये आपको एक्सप्लेन किया गया कि क्यों इस स्टॉक में इतनी तेज़ी है। और अब इस समय मार्केट को ब्यूटीफुली लीड करता हुआ आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हालांकि IT शेयरों में देखने को मिली हमें। निफ्टी IT एक इंडेक्स जिसने आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया। हर्षिता, वीरुन, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून अनुज, लेकिन एक तरफा तेजी बैंक निफ्टी में डेफिनेटली देखने को मिली। जिस तरह का तेजी का मूव इसने पकड़ा, और सुबह में मैं सुन रही थी आप जो आशीष को बता रहे थे वो एनालिसिस निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी IT। आज जिस तरह की चाल है, अनडाउटेडली कोई भी भाव हो, बैंकों में पैसा लग रहा है। और सुबह तक जो कोटक महिंद्रा बैंक भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसने भी भरपूर पार्टिसिपेशन दिखाया है। तो साफ है कि लीडर्स और लीडरशिप यहीं से आएगी। लीडरशिप यहीं पर है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, बैंक निफ्टी में अभी भी कंपेयर टू IT वैल्यूएशन कंफर्ट है। और खासतौर से HDFC बैंक अभी भी हर्षदा अपने मीडियन वैल्यूएशन से 15% नीचे है, ठीक है ना। और ये देखिए, एक कई चीज़ें होती है मार्केट में। अच्छा, हैंड ऑन हार्ट जब हमने 1620 पर HDFC बैंक की बात की थी कि यहाँ बॉटम बन गया और यहाँ से रैली आएगी, मुझे नहीं पता था कि एक हफ्ते में स्टॉक 1750 हो जाएगा। लेकिन ये मार्केट में, इसीलिए आज जो सुबह हम गुरु मंत्र पे डिस्कस कर रहे थे कि जो मार्केट से सीखने को मिला है वो यही सीखने को मिला है कि आप किसी भी स्टॉक में जब आप एंटर करते हैं तो ये मत सोच के चलिए कि कहाँ तक जाएगा ये। आपने एक बार विनर पकड़ लिया ना एक, तो फिर वो आपको इस तरीके का विनिंग करके देगा जिसका कोई उसका मुकाबला नहीं। देखिए, क्या ये मतलब कोई सोचता है कि एक महीने में HDFC बैंक जैसा जायंट टाइटन इतना बड़ा मूव दिखा देगा, तो ये वो कर रहा है मार्केट। अब देखिए, इस समय मार्केट में स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। मैं तो हमेशा से ये बोल रहा हूँ कि मार्केट में आप एग्जिट डिसीजन ना आप खुद मत लीजिए, मार्केट को लेने दीजिए। अब आप स्टॉप लॉस जो है अपना ट्रेल करते रहिए। अब अगर आप पोजिशनल लॉन्ग है तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होकर जाना चाहिए करीब करीब 19,100। सुबह ये 19,000 था, क्योंकि अब और बड़ी रैली हो चुकी है। 19,100 के करीब आप अपना स्टॉप लॉस ले जाइए। एग्जिट का डिसीजन मार्केट तय करेगा, आप तय नहीं करेंगे। 20,000 आपको जुलाई में देखने को मिलेगा, ये मेरी एक बोल्ड कॉल थी। मैं अभी भी उस पर कायम हूँ कि 20,000 जुलाई में ही पॉसिबल है।
मार्केट में, क्योंकि एक बड़ा पैसा अब मार्केट को चेस कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़, अब तक ग्लोबल क्यूज सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब ग्लोबल क्यूज भी सपोर्ट करने लगे हमको। वैसे हमको ग्लोबल क्यूज की जरूरत पड़ी नहीं थी, हम तो ग्लोबल क्यूज के बिना भी चल रहे थे, हम तो एफआईआई सेलिंग पे भी चल रहे थे, अब तो एफआईआई की बाइंग आ गई है। बस एक चीज़ मैं कहूँगा, अब क्या हो रहा है, एक के बाद एक रोटेशन हो रहा है। अब क्योंकि आप बियॉन्ड द पॉइंट एक ही स्टॉक को बहुत ज़्यादा नहीं चला सकते ना, तो अब क्या हो रहा है, अब जैसे आज रिलायंस में मूव आ गया फॉर एग्जांपल, ये सब एक इंडिकेटर्स होते हैं कि खराब क्वालिटी के स्टॉक्स में, पुअर क्वालिटी के स्टॉक्स में आप अगर आपने पैसा बनाया तो अब इसमें से निकलना शुरू करिए आप। यहाँ से लेकर जो 20,000 तक की तेज़ी होगी, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मार्केट में ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक एग्जांपल देता हूँ L&T फाइनेंस का। आज सुबह हमने जब डिस्कस किए थे स्टॉक्स, उसमें मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि सुबह गैप अप के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आएगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी थीम बन रही है। अब जिस तरीके से मैनेजमेंट चेंजेस आ रहे हैं, तो मार्केट को अब थीम्स की तलाश है, भूख है मार्केट को। एक चीज़ बस मैं कहूँगा, ये आप समझ लीजिए, लास्ट ईयर बहुत लोगों को डिस्पोंडेंसी थी कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत ख़राब कर रहा है, मुझे तो स्टॉक चुनना ही नहीं आता। तो उस समय मैंने एक बात कही थी कि वो आपकी गलती नहीं थी, वो मार्केट ही ख़राब था। Correct. अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, सारे स्टॉक चल रहे हैं। मैं जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा देता हूँ, जो भी हम स्पॉटलाइट में चुनते हैं आजकल वो भी हर कोई चल रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कोई हमारी एक जीनियस है, ये मार्केट ऐसा है। इस मार्केट में देखिए आप हर स्टॉक चल रहे हैं। आप एक बार टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स की लिस्ट देखिए, उसमें से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे हर्षदा, कुछ 2-3 स्टॉक हैं जो 10% ऊपर चले हैं। क्या आप उनको पोर्टफोलियो में रखने के लिए तैयार हैं अगर मार्केट को बंद कर दिया जाए? तो आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन और उनमें से कई स्टॉक सर्किट पे हैं बाय द वे, मतलब जिनको कि हम पेनी स्टॉक की कैटेगरी में रखते हैं, टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स हैं, वो सब के सब सर्किट पर हैं। लेकिन ये मार्केट है, ये मार्केट इसी तरीके से करता है। इस समय एक बहुत शानदार बुल मार्केट है, इसको एंजॉय करिए। वीरू, आफ्टरनून, क्लियरली अच्छी तेजी बुल मार्केट में। बताइए नई सीरीज का पहला हफ्ता और किस तरह का रुझान बन रहा है स्टॉक स्पेसिफिकली? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून अनुज। आज पीएसयू बैंक्स ने एक लीड ली है और पीएसयू बैंक्स का जो ओआई एडिशन है बहुत दिनों बाद यूनानिमसली अगर आप देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम अच्छा नजर आ रहा है। मैं सिर्फ हर्षदा एक चीज बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि निफ्टी बैंक जो कि रीसेंट ब्रेकआउट के बाद आप समझ लीजिएगा कि 24 मार्च को इसका भाव था करीब 39,903, यानी करीब करीब आज तक 1600 पॉइंट का स्विंग। बट इसके अगेंस्ट अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखें तो ये फिर भी उतना चला नहीं था, बैकफुट पे था। अभी भी रीसेंट टाइम के हाइज को और इनफैक्ट दिसंबर 2022 के हाइज क्रॉस नहीं हुए हैं। आज बिहेवियर अच्छा है, आज 2 मई के हाई को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। और जरा आप ओआई एडिशंस देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा 5%, कैनरा बैंक करीब करीब 6.5%। पीएसयू बैंक्स में आज एक अच्छा ऑप्शन डेटा प्लस फ्यूचर्स का डेटा नजर आ रहा है। जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ बीओबी एंड कैनरा बैंक का पीएनबी में करीब 5.5% का बिल्डअप। तो ये एक स्पेस है जिस पर नजर रखिएगा, एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एचडीएफसी बैंक ने जो किया सो किया, सुबह से हम चेस भी कर रहे हैं उसको, बट आरबीएल बैंक है, इसमें एक सब्सटेंशियल ओआई एडिशन है लगभग 12.5% का। तो ये जो स्पेशली मिड कैप बैंक है काफी अच्छा खासा करते हुए। ऑयल एंड गैस स्पेस को देखिए, यहां पर भी आज काफी अच्छा खासा ओआई एडिशन है। आप एचपीसीएल को देखिए, करीब करीब 16% का एडिशन, आईओसी लगभग 16% का। ओएमसीज में काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है क्रमबद्ध तरीके से। इनफैक्ट उसको बाद उसको फॉलो करता है बीपीसीएल, करीब 3% का एडिशन। गुजरात गैस, एमजीएल यूटिलिटीज में काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, करीब करीब 7 और 8% का। ये दो स्पेस जिसमें क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है। बाकी अगर दूसरे सेक्टर्स को ना स्कैन करते हुए इनफैक्ट पूरे मार्केट को स्कैन करूं तो इस वक्त आईडीएफसी, L&T फाइनेंस और साथ ही साथ एक सेल, हिंदुस्तान कॉपर, मेटल्स के कुछ कैंडिडेट्स में अच्छा एडिशन है। लेकिन क्लियर कट आज अच्छा एडिशन अगर किसी सेक्टर में है तो वो है पीएसयू बैंक्स। हर्षदा जी हाँ, पीएसयू बैंक्स इनफैक्ट मेरी लिस्ट में भी कुछ स्टॉक्स शामिल थे, लेकिन वहीं पर हमने देखा है काफी डिसाइसिव तेजी बनती दिखाई दी है, 100 पॉइंट ऊपर। कुछ और ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो स्टॉक्स जहां पर आज हमने देखा है दिल खोलकर खरीदारी हो रही है और इसमें दिग्गजों पर पहले नजर डालेंगे। बीपीसीएल देखिए 3.25% की तेजी। वैसे सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में अच्छी खरीदारी बनती दिखाई दी है। ग्रासिम में आज करीब 2.5% तक का इजाफा बना है। एचडीएफसी ऑफ कोर्स से एक आउटलायर है, खरीदारी इसमें जोर की है। एचडीएफसी बैंक समेत दोनों ही स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए हाइस पर पहुंचे हैं। और सरकारी बैंकों का जिक्र वीरू कर रहे थे, एसबीआई आपके सामने है 1.5% की तेजी के साथ। कुछ और स्टॉक्स जहां पर तेजी बनती दिखाई दी है, आज आईडीएफसी में वापसी हुई है, इसका हम जिक्र भी कर रहे थे पिछले कुछ हफ्तों में। आज 7% ऊपर। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स, ऑफ कोर्स सीईओ डेजिग्नेट का नाम सुनने के बाद 7% का इजाफा।
हमने बीपीसीएल का जिक्र किया, आईओसी यहाँ देखिए, और जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे सरकारी बैंकों में कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, पूरी लिस्ट है जहां पर अच्छी खासी तेजी। मुनाफा वसूली कहाँ हुई है? ऑटो कंपनियों में कुछ प्रेशर है, और खास तौर से अभी भी ग्रामीण इलाकों में इतना खासा पिकअप नहीं देखने को मिल रहा है, और वो चिंताजनक स्थिति है। 1.5% नीचे बजाज ऑटो, मारुति भी करीब 1% तक का नुकसान। बंधन बैंक, लॉरिस लैब्स, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली के अंश बनते दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में आपने क्या ट्रेड लेना है, किन स्टॉक्स में आप जोर देंगे, कहां पर तेजी करनी है और कहां पर मंदी, उसका ब्यौरा आपके सामने होगा पेश हमारे पैनल के जरिए। फंडामेंटल्स पर हम बात कर रहे हैं SMIFS के शरद अवस्थी से। टेक्निकल कॉल्स के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत और राजेश बालविया। 2:20 पर सेक्टर स्कैन में आज अनडाउटेडली फोकस ऑटो कंपनियों पर रहेगा। बिक्री के आंकड़े आ गए हैं जून के, अब इनसे क्या निकाला जा सकता है आने वाली तिमाही नतीजों के लिए, उस पर एक एनालिसिस आपके लिए पेश करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के आदित्य विलेकर के साथ। फिर 2:30 बजे यतिन आपको बताएंगे कि मिड कैप शेयरों में किन खबरों के चलते क्या एक्शन देखने को मिला है। 2:40 पर रहेगा 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन शिल्पा देंगी। राजेश पालविया तैयार कर रहे हैं आज एफएनओ का सुपरस्टार, और मानस से समझेंगे चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी तो है ही। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा। फिर रुक करेंगे क्लोजिंग की तरफ, शुरुआत होगी डीलिंग रूम के साथ, BTST STBT ट्रेड्स और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की आज की रणनीति। बिल्कुल, ये सब कुछ ही देर में आपके लिए, लेकिन शुरुआत करते हैं फिर फ्रेश कॉल्स के साथ। इस समय बैंक निफ्टी अब 45,200 के पार, शानदार मूव, और सुबह से मेटल्स में शानदार तेज़ी रही है। हिंडाल्को अब इस समय डे हाई पर, और अच्छे मूव्स आपको टाटा स्टील और बाकी के काउंटर्स में भी दिख रहे हैं। लेकिन जिस स्टॉक ने कमान संभाली है आज सेकंड हाफ में, वो है रिलायंस। एक बार जरा रिलायंस का फिर से इंटरडे चार्ट लेकर आइए, और अगर आप निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट देखेंगे तो वो सुबह से थोड़ा फ़र्क, इनफैक्ट काफ़ी फ़र्क, सुबह रिलायंस का नामो निशान नहीं था कंट्रीब्यूशन में, और अब रिलायंस नंबर 1 की पोजीशन पर। 42 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन आज रिलायंस की वजह से, और HDFC ट्विंस ने करीब 50 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी इस समय की ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय मुझे पसंद है वो है बजाज फाइनेंस। अच्छी जगह पे ट्रेड कर रहा है, सेटअप अच्छा है, पोजीशनिंग भी अच्छी है। ट्रेड कर रहा है 7264, स्टॉप होगा 7210 का। टारगेट मुझे लगता है 7400 के नजर आते हैं, तो यहाँ से गुड 140 रुपीज पॉसिबल है। हो सकता है ये स्पिल ओवर कल तक हो, लेकिन यस, बजाज फाइनेंस पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके प्रकाश सर की बजाज फाइनेंस कॉल है एट 7267। ये सुबह भी अगर आप देखें पहली या दूसरी कॉल्स में शामिल थी, मेरे ख्याल से कविता जी की कॉल थी। और जो अनुल जब उल्लेख रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रहे थे, याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज 2607 पे अब एग्जैक्टली अपने CY23 के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। अभी जिस एक डेवलपमेंट हुआ था तो मैं स्क्रीन पे रख रहा हूँ यहाँ पे। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए, हिंडाल्को में खरीदारी करनी है। हिंडाल्को में करीब 4-5 दिनों में हमने बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखी। आज मॉर्निंग में 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए थे, और अब स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर दिया है। इसलिए हिंडाल्को में खरीदारी करने की राय रहेगी। 424 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स हैं, और ऊपर की तरफ 440 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 430 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 14 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पे 11 रुपए के स्टॉप लॉस से 20 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 440 के लिए एक मौका मानस दे रहे हैं हिंडाल्को में तेजी करने का, या तो आप 430 का कॉल भी खरीद सकते हैं। ये है फिलहाल आपके लिए विकल्प हिंडाल्को में अगर ट्रेड लेना है। मेटल्स में अच्छी तेजी आज बनी है। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड एवरीवन। मेरा अभी के लिए बाय रहेगा कोरोमंडल में। कोरोमंडल में भी अगर हम देखेंगे तो अच्छी तेज़ी है, आज अच्छा खासा हुआ है, एडिशंस हुआ है, और ये 950 के जोन्स पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 950 का, और टारगेट्स ऑफ 980 टू 995। कोरोमंडल यहाँ पर इस समय एक बाय कॉल शिल्पा जी की तरफ से आता हुआ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून जी। अनुज जी, देखिए, नजर वैसे तो बहुत सारे काउंटर्स पे है, लेकिन एक जो काउंटर मेरे रडार पे है वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज देखिए, परसों हमने एक ब्रेकआउट देखा, आज का दिन थोड़ा पॉज है, लेकिन एट द सेम टाइम
ये जो एंट्री पॉइंट है वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। 835 ये मेरा एंट्री पॉइंट था। सो एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाता है 830 का। और इसका जो टारगेट सेट है वो करीबन करीबन मेरे हिसाब से 870 का बनेगा। सो 865 टू 870 के टारगेट के लिए भारत फोर्ज को बाय करें। ओके, भारत फौज आपकी कन्विक्शन ट्रेड्स में शामिल है और एट 837 टेक्निकल कॉल्स का क्रम यहाँ पे पूरा होता है, उसके बाद हम स्पॉटिंग करते रहेंगे। लेकिन अब एक फंडामेंटल कॉल को पिक करते हैं। शरद अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड आफ्टरनून। मार्केट्स एट ऑल टाइम हाई, निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑटो ने आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। शरद, आप मार्केट्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपका इस वक्त का सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आइडिया क्या है? गुड आफ्टरनून जी। थोड़ी बहुत करेक्शंस की आप उम्मीद कर सकते हैं, बट मटेरियल में हम कोई करेक्शन की उम्मीद नहीं कर रहे। मुझे लगता है ये बुल रन अभी भी कंटिन्यू होनी चाहिए। कंजर्वेटिवली भी चले तो निफ्टी में मेरे हिसाब से पीक आउट होने के पहले शायद मिनिमम 3-4 हजार पॉइंट की और तेजी आपको मिलनी चाहिए। तो अभी हमें कोई ऐसा बेसिक मंदी की जगह तो दिखाई नहीं दे रही, तो तेजी करके ही चलना चाहिए। सेक्टर्स के हिसाब से मुझे लगता है ओएमसीज एक काफी अंडर वैल्यूड सेक्टर है अभी भी, और आईटी एक कॉन्ट्रा बेट अच्छी होनी चाहिए आने वाले 6 महीने साल भर के लिए। ये दोनों सेक्टर मुझे लगता है काफी बेटर परफॉर्म करेंगे, बैंक्स तो परफॉर्म करेंगे। और अभी जो काउंटर हम चूज कर रहे हैं वो वोल्टास। स्टॉक ने ऊपर से काफी डिसेंट करेक्शन देख ली है। कंपनी ज्यादातर हम जनरली उसको एयर कंडीशनिंग कंपनी की तरफ से ही देखते हैं, बट ब्रॉडली कंपनी ने जो पिछले कुछ सालों में डाइवर्सिफाई किया है रेफ्रिजरेटर्स में, वॉशिंग मशीन्स में, वोल्टास बेको वाले टाइप के मदद से। और मुझे लगता है ये सारी प्रोडक्ट्स में जो इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है ये भी आने वाले समय में काफी डिसेंटली कंट्रीब्यूट करेगा। दोनों चीजों में, चाहे रूम एयर कंडीशनर्स हो, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, दोनों में कंपनी लोकलाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर रही है। इंपोर्ट डिपेंडेंस को लगातार कम करने की कोशिश कर रही है, जिसका फायदा मिलना चाहिए। और जैसे जैसे ये प्रोडक्ट पेनिट्रेशन बढ़ता है रूम एयर कंडीशनर्स में भी और बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में भी, मुझे लगता है वोल्टा से काफी डिसेंट पोजीशन में होनी चाहिए अगले 2-2.5 साल एटलीस्ट। 450-500 करोड़ का एक कैपेक्स भी कर रहे हैं, जो ग्रेजुअली अगले 2-2.5 साल में विजिबल होना चाहिए नंबर्स पे, उसका भी इफेक्ट। और जो अभी रिसेंटली इन्होंने कैपेक्स वगैरह किया है, नए प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च किए, उसका भी फायदा होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी एनहांस कर रहे हैं। तो हमें लगता है अगले 2 साल में ग्रोथ काफी रोबस्ट रहनी चाहिए। 15 से 20% टॉप लाइन ग्रोथ रहनी चाहिए। बॉटम लाइन में ग्रोथ और ज्यादा रोबस्ट रहनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल कुछ वन ऑफ थे जिस वजह से बॉटम लाइन काफी सबड्यूड दिख रही है। तो हमें लगता है आने वाले समय में 2 साल, 1.5 से 2 साल में आसानी से कंपनी 28 से 29-30 रुपए के आसपास की ईपीएस रिपोर्ट करेगी। और जैसे जैसे ये कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस टेक ऑफ करता है और रूम एयर कंडीशनर्स और कूलर्स वाले बिजनेस में भी अच्छी खासी ट्रैक्शन आती है, प्लस इंडस्ट्रियल कूलिंग में भी, रेफ्रिजरेशन में भी, तो सेगमेंट सारे अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है ये काफी डिसेंट ग्रोथ आनी चाहिए और पीरियड ऑफ टाइम में बढ़िया कॉन्ट्राबेट हो सकती है। तो 40 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए। तो 1200 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से वोल्टास। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड वोल्टास में तेजी का समय बन रहा है जो शरद ने दिया। अब तक जो ट्रेड्स आए हैं वो सभी तेजी के हैं और रफली अलग अलग सेक्टर से उभर कर आ रहे हैं। अच्छा, एक स्पेस जिस पर मानस आपने आपकी काफी गहरी पकड़ है, आईडीएफसी। दोनों आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी आज करीब 6-6.5% ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट पर पिकअप करना लग गया है, और आईडीएफसी फर्स्ट भी करीब 3-3.5% ऊपर। तो जो आपने पहले इनका मैप चार्ट किया हुआ था, क्या उसी डायरेक्शन, उन्हीं टारगेट्स का करीब आने लगे हैं? और इस समय अगर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेना हो तो आपके क्या विचार हैं इन दोनों स्टॉक्स पे? देखिए, आज के मूव के बाद आईडीएफसी लिमिटेड में एक नया मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद आपको करंट लेवल से 10 से 12 रुपए का मूव भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 109 रुपए 60 पैसे के भाव चल रहे हैं। आईडीएफसी लिमिटेड में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 104 का स्टॉप लॉस लगाइए और 120 रुपए तक के टारगेट आईडीएफसी लिमिटेड में देखने को मिल सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में उस तरह का परफॉर्मेंस देखने को अभी तक मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आपको फॉलो अप देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक ने एग्जैक्टली 20-डे मूविंग एवरेज पे 5 दिनों पहले सपोर्ट लिया है और हायर टॉप साइड बॉटम तो पहले से बन रहे हैं। तो बिल्कुल अपने पिछले हाईज को, जो कि 84 रुपीज 85 रुपीज है, उसको ब्रीच करके इस बार शायद ये 90 रुपीज की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर भी एक पोजीशन ट्रेड लीजिए। 78 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 90 रुपए की टारगेट सेट करिए। लेकिन ज्यादा कंपेलिंग ट्रेड ऑफ कोर्स आईडीएफसी है, 120 की दिशा में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पॉइंट वीरू भी मेंशन कर रहे थे कि सरकारी बैंकों पर नजर रखिए, वहीं पर सबसे ज्यादा ट्रैक्शन बनता दिखाई दे रहा है।
कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये 3 काउंटर्स जिन पर आपकी पहले नजरें होनी चाहिए, और फिर आप देखिएगा इस लिस्ट में इंडियन बैंक क्या कर रहा है और दूसरे छोटे बैंकों में क्या हो रहा है। शरद, इन बैंकों के फेवर में इस समय क्या जा रहा है? पहली चीज तो ये है कि वैल्यूएशंस इनएक्सपेंसिव है इस पूरी स्पेस में। पीएसयू के कंपैरिजन, पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में ये बैंक्स काफी चीप ट्रेड कर रहे हैं। प्लस ज्यादातर बैंक्स में मुझे लगता है स्पिन ऑफ्स की एक स्टोरी बन सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज भी कुछ अनाउंस किया है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस को लिस्ट करना चाहते हैं। कैनरा बैंक ने भी ये चीज पहले भी हाईलाइट की है। और ज्यादातर इन बैंक्स की अगर आप क्रेडिट कार्ड प्रोफाइल देखें तो किसी के भी क्रेडिट कार्ड बिजनेस बहुत बड़ी नहीं है बजाय एसबीआई के। तो मुझे लगता है ये लोग जो इस स्पेस पे वो अट्रैक्टिवली केटर टू कर रहे हैं और बाकी बिजनेसेस को भी स्पिन ऑफ करके अलग डीमर्जर करके एक यूनिट में लिस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। प्लस वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है। आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको एनपीए का प्रेशर इन बैंक्स में देखने को मिलेगा। एटलीस्ट 2 से 3 साल पूरी इंडस्ट्री में भी नहीं मिलेगा, बट पीएसयू बैंक को ये प्रॉब्लम ज्यादा प्लेग करती है। तो मुझे लगता है जैसे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में अभी हम हैं 2 से 3 साल, वहां भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ज्यादातर बैंक्स में मुझे लगता है एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि अभी जो लगभग 1.1-1.2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे रफली ट्रेड कर रहे हैं, कहीं कहीं पे 0.7 टाइम्स, हाई पॉसिबिलिटी है कि ये बैंक्स आपको सिर्फ प्राइस टू बुक मल्टीपल री रेटिंग इनकी काफी स्ट्रांग हो और ये 1.5 से 2 टाइम पे ट्रेड करने लगे, तो वहीं पे लगभग ये यहाँ से 50-60% ग्रो कर सकते हैं। और जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी वो भी ठीक ठाक रहनी चाहिए। हमारा अनुमान है 15 से 17% टॉप लाइन ग्रोथ आसानी से ज्यादातर बैंक्स में आनी चाहिए अगले 2 साल। तो टोटल एनवायरनमेंट काफी पॉजिटिव है। और अगर एनपीए वाला जो प्रॉब्लम है वो ये लोग एड्रेस कर लेते हैं, जो मेरे हिसाब से कर लेंगे, आने वाले 2-3 साल में और विजिबल होगा, तो बहुत बड़ी री रेटिंग की संभावना है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो ऑलरेडी हो गया है। तो अगर 30-35% डिस्काउंट पे भी ट्रेड करते हैं 1.5 से 2 टाइम प्राइस टू बुक पे, और सारे अभी लगभग 1 ईयर से नीचे के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 50 से 60% अप्रिसिएशन एवरेज में आपको सारे पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल सकता है। जी, और यकीन मानिए मैं डेटा को देखूं, वॉल्यूम्स को देखूं, तो प्लेसमेंट पीएसयू बैंक्स की बहुत स्ट्रांग है। शिल्पा, एक व्यू दीजिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरे ख्याल से जिस पर शरद ने भी टिप्पणी करी, हर्षद ने जब प्रश्न किया, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वीकली कैंडल की बिगिनिंग हुई है, ये एक ऐसे क्लस्टर में हुई है जहां पे हिस्टोरिकली सारी की सारी वाइल्ड हायर शेडोज हैं। दैट मीन्स अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ओआई के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी के साथ प्लेस्ड हैं उन हायर शेडोज के बीच में वीकली चार्ट्स पे, दैट मीन्स इट्स ए कंप्लीट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बीओबी को आप कैसे अप्रोच करेंगे? और ये जो एक मल्टी मंथ स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल से एसबीआई बाइसेक्ट कर रहा है, निकल रहा है, इजेक्ट कर रहा है, इन दोनों में से बेटर स्ट्रांगली पॉइज्ड कौन सा है? आप किसको चीज करना चाहेंगे? वीरेंद्र जी, मैं एक्चुअली जस्ट अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑप्शन चेन ही देख रहे थे, सस्ते ऑप्शन के लिए आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लियर एक साइन है कि अभी ये 200 के ऊपर अभी नया रेंज ओपन अप होने वाला है। इट इज गोइंग टू ब्रीच 200 एंड मूव टूवर्ड्स 220 टारगेट। और मुझे लगता है ये बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में भी आपको होते हुए मिलेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी का जो अभी जैसे एक मूड है टू 1 महीने से ज्यादा कंसोलिडेट करके अभी इट इज नाउ रशिंग टूवर्ड्स 45,500। तो यहाँ से मुझे लगता है देन 46,500 से 47,000 भी शायद आपको इसी सीरीज में देखते हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का 205 का कॉल ऑप्शन रफली 4 रुपए में अभी ट्रेड कर रहा है। तो मैं एक्चुअली इसको ही चेस करना चाहूंगी फॉर दिस सीरीज। यहाँ पे मुझे लगता है आप स्टॉप लॉस 1 रुपए का रखिए, और यहाँ पे व्यू जिस तरह से बन रहा है मुझे लगता है ये आराम से 10 से लेके 14 के बीच में भी आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। जी, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर शिल्पा जी, आपका ट्रेड मैंने प्रीएम्प्ट किया। यस, बीओबी की प्लेसमेंट यकीन मानिए बहुत स्ट्रांग है हर दृष्टिकोण से। अच्छा, रिलायंस लेके आइए इस बार। इस बीच हल्का सा देखिए मार्केट भले ही दूसरी साइड से थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा हो, बट इट्स रिलायंस फॉर एटलीस्ट फॉर निफ्टी बड़ी कमांडिंग पोजीशन में। याद रखिएगा, ये टिप्पणी जो भी मैं करूँगा या फिर समझने की कोशिश करूँगा, ये इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से 2618 क्लस्टर बाय क्लस्टर देखिए इंट्राडे में फ्लैग्स के ब्रेकआउट आ रहे हैं। राजेश सतपुते जी, कोई ऑप्शन चेस करना चाहेंगे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पे 2620 और CY23 के हाईएस्ट क्लस्टर पे? सुबह 2600 का कॉल राइटर बैकफुट पे आया। मैं अभी ऑप्शन चेन खोल के देखूंगा, जो लास्ट डेटा मैंने देखा था उसमें 2600 का कॉल राइटर बैकफुट पे था, वो अब एग्जिट कर रहा है। कोई आउट ऑफ मनी कॉल चेस करेंगे आप इसमें? वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप रिलायंस का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ और वो चैनल का रेजिस्टेंस बनता था करीब 2620 के आसपास। तो ये 2620 के ऊपर कहां तक जाएगा? तो इसका टारगेट अनफोल्ड हो रहा है करीबन 2700-2720 का।
तो देखिए ऑप्शन चेन जनरली मैं इन द मनी काम करता हूँ, तो इन द मनी की अगर बात करें तो 2620 का कॉल ऑप्शन महज 63 रुपीज पे मिल रहा है। तो आई थिंक दिस इज, यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी मिलेगी, तो आपको वही डेल्टा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस का 2620 का कॉल ऑप्शन आप बाय करें एट अ लेवल ऑफ 64, कीप योर स्टॉप लॉस एट 45 एंड सेट योर टारगेट अप टू 85 टू 90। ये आराम से वहां तक जाएगा। मुझे लगता है इन द मनी कॉल ऑप्शन करेंगे तो इस मार्केट में और ऐसे मोमेंटम में हमें बेनिफिट जो है वो जल्दी दिखेगा। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजरें होनी चाहिए और ध्यान रहे जो आप चैनल देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन RIL के हाथ में, तो अगर आप कोई ट्रेड ले भी रहे हैं रिलायंस में, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात जरूर करें। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो RIL का क्योंकि जिक्र हुआ तो बाकी तेल कंपनियां भी आपके रेडार पर, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उनकी बात की जाए, कंसिडरिंग आज HP, BP, IOC इन सब में एक तरफा तेजी बनती दिखाई दी है। ब्रेंट का भाव $75 के नीचे है। ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओपेक की बैठक होने वाली है मेरे ख्याल में 5 और 6 तारीख को वियना में, और वहां पर ऑफ कोर्स वो प्रोडक्शन कट्स लागू होना शुरू होंगे जो उन्होंने पहले कहा था कि 1 जुलाई से करीब 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन वो कटौती करेंगे। क्या उसे प्रीएम्प्ट कर रही है तेजी या फिर कुछ और है? शायद इस पर मैं आपकी फंडामेंटल राय लूंगी, लेकिन गाबा साहब HP, BP, IOC तीनों के ट्रेड्स देखिए और इस समय कोई पोटेंशियल नया ट्रेड लेने का है तो बताइए कौन सा स्टॉक पिक किया जाए? BPCL तो ठीक ही नजर आता है, बाई मोड पर तो है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यहाँ पर 385 पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा स्टॉप डीप है 365 का। आई थिंक HPCL एक बेहतर ट्रेड बनेगा, 276 का स्टॉप लगा, चलिए 275 का पॉसिबल के 300 तक जा सकता है। इंडियन ऑयल काफी हद तक मैं कहूंगा, लेट मी सी इंडियन ऑयल अच्छी तरह। इंडियन ऑयल आई थिंक इज द बेहतर ट्रेड करें 95 बेटर देन HPCL ऑल्सो। ये स्टॉप होगा करीब 93 का, तो स्टॉप रिस्क रवॉर्ड रेशियो फेवर में, टारगेट 100 का रहेगा। तो आई थिंक इंडियन ऑयल एक बेहतर ट्रेड सबसे बेहतरीन ट्रेड रहेगा 4-4.25% ऊपर। शरद, इन कंपनियों में थोड़ा सा ऑफिस ट्रेड होता है, चलते हैं जब तभी रेडार पर आते हैं। अब आपकी क्या सलाह होगी? ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में पहले जो हवा हुआ करता था और जो एक्साइटमेंट थी वो विनिवेश की, वो तो स्टोरी पूरी तरह से ठंडे बस्ते में है। नया ट्रिगर क्या रहेगा जो ड्राइव कर सकता है इनके अर्निंग्स को? देखिए, हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे ये नॉर्मलाइजेशन आता है ऑयल के प्राइसेस में, और यूक्रेन रशिया टेंशन की वजह से जो एक डिसरप्शन क्रिएट हुई थी वो भी नॉर्मलाइज हो गई है, तो हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में जो नॉर्मल वैल्यूएशंस इनको मिलते थे ये वापस उस पर कर्टेल बैक कर जाएंगे। अगर डिसइन्वेस्टमेंट वाला एडिशनल ट्रिगर आता है तो वो एक एडिशनल ट्रिगर होगा, बट उसके बिना भी मुझे लगता है कि एवरेज में इन स्टॉक्स को 8 से 10 टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। तीनों स्टॉक्स में मेरे हिसाब से 6-7-8% जैसी डिविडेंड यील्ड भी है आपके पास, तो वेटिंग टाइम में आपको डिविडेंड यील्ड आसानी से केटर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत ज्यादा डर सच रहेगा। और बिजनेस फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है तेल के प्राइसेस ग्रेजुअली सबड्यूट ही रहेंगे, बहुत ज्यादा अपटिक वहां आने की कोई गुंजाइश है नहीं लॉन्ग टर्म में, तो उसका फायदा इनको मिलना चाहिए और डिसेंट डिमांड रहनी चाहिए और ग्रोथ ग्रेजुअली आती रहनी चाहिए। BPCL एक मिक्स है, आपके पास वहाँ एक्सप्लोरेशन बिजनेस भी है और रिफाइनिंग भी है। IOC और HP सिर्फ रिफाइनिंग बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स वगैरह पे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, वो तीनों ही रिफाइनरीज को फायदा करना चाहिए। बड़े कैपेक्स प्लान्स हैं वहाँ इनके, जिसका फायदा 3-4 साल में आना चाहिए। तो पहले 2 साल में मुझे लगता है जैसे जैसे ये स्टेबलाइज हो जाता है बिजनेस, वैसे वैसे एक री रेटिंग होके जो नॉर्मल इनको अर्निंग्स मल्टीपल मिलते थे 8-9 के, तो BPCL के केस में 45-50 रुपए की अर्निंग एक्सपेक्टेशन है, तो 9 टाइम 10 टाइम भी ट्रेड करता है तो आप मान के चलिए 450-500 रुपए। IOC के केस में ऑलरेडी अर्निंग एक्सपेक्टेशन रीरेट होकर 13-14 रुपए तक आ गई है नॉर्मलाइज बिजनेस के सिनेरियो में, तो 9-10 के टाइम पे ट्रेड करता है तो वहां भी 130-40। तो मुझे लगता है तीनों ही स्टॉक्स में आपको सिमिलर 25 से 35% जैसी अपसाइड तीनों ही स्टॉक्स में यहाँ से होनी चाहिए सिर्फ नॉर्मलाइजेशन पे, और अगर फर्दर डिसइन्वेस्टमेंट या ऐसा कोई ट्रिगर आता है तो वो एक एडिशनल एडवांटेज है। और लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे हाइड्रोजन बिजनेस और बाकी बिजनेसेस में ये डाइवर्सिफाई करते हैं उसका भी फायदा दिखने लगना चाहिए। तो एक डिसेंट बेट होनी चाहिए, 7-8% की डिविडेंड यील्ड है, तो एटलीस्ट 30-35% की अपसाइड तो यहाँ से है ही है। उसके बियॉन्ड और भी जैसे जैसे नए एवेन्यूज निकलते हैं और री रेटिंग हो सकती है। फेयर इनफ। और ये स्टॉक्स हमने देखा है एक अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं और ऑटो कंपनियों पर आते हैं। जून की बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं और आप कह सकते हैं थोड़ी नरमी, थोड़ा सा मिला जुला रुख है।
दिग्गज टू व्हीलर प्लेयर्स में अगर आप देखेंगे इनकी सेल्स में कुछ गिरावट देखने को मिली है, पैसेंजर गाड़ियों में भी इतना कुछ ज्यादा इजाफा नहीं आया, लेकिन हाँ एक ट्रेंड जो बक कर रहा है वो है कमर्शियल व्हीकल स्पेस, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा इजाफा बनता दिखाई दिया है। जब हम कहते हैं थोड़ा सा मिला जुला रुझान है, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दें, अगर आप टू व्हीलर साइड पर देखें तो जो हाई एंड बाइक्स है उनकी बिक्री में कुछ पिकअप देखने को मिल रहा है, और जो ग्रामीण इलाके और एंट्री लेवल में जो बिजनेस करती हैं गाड़ियां, वहां पर सेल्स थोड़ी सी पस्त हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आदित्य वेलेकर हमारे साथ है, जो इस पूरे सेक्टर पर काफी गहरी नजर रखते हैं। आदित्य, शुरुआत पहले टू व्हीलर्स के साथ की जाए, इस ट्रेंड को कैसे समझना चाहिए कि प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, कंपनियां उसी तरह की गाड़ियां भी लॉन्च कर रही हैं और सेल्स में पिकअप भी उधर ही है, ये अंडरलाइंग जो उनका कोर बिजनेस है उसके लिए किस तरह का इशारा है कि अभी भी मार्केट ठंडा है, ढीला है, ग्रामीण मार्केट में पिकअप नहीं? या गुड आफ्टरनून। हाँ, तो हीरो मोटर कॉर्प का अगर आप इस महीने का सेल्स देखेंगे तो 10% डिक्लाइन हुआ है टोटल सेल्स में। तो ये इंडिकेट करता है कि अभी भी रूरल स्ट्रेस बरकरार है। वी वेर एक्सपेक्टिंग कि रूरल रिकवरी थोड़ा यहाँ से इस आने वाले महीनों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, बट ये महीने का सेल्स पिकअप जो हीरो मोटर कॉर्प का एक्सपेक्टेड था वो हुआ नहीं है। मॉनसून के ऊपर भी अभी आगे जाके उसका कैसा पैन आउट होता है उसके ऊपर भी रूरल रिकवरी और उसकी ट्रेजेक्टरी डिपेंड करेंगी। बट ओवरऑल जैसे आपने कहा कि एक प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड ये लगातार हमने कई महीनों से देखा है, तो वो अभी भी दिख रहा है। तो लोग अभी लोअर सीसी के बाइक से ज्यादा हायर सीसी को 100 सीसी के बाइक के वजह 125 सीसी की बाइक्स या 125 सीसी से 200 सीसी, ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड, और लोअर बेस वर्जन से थोड़ा हायर वर्जन्स जिसमें ज्यादा फीचर्स है, जिसका मार्जिनल प्राइस इतना डिफरेंस नहीं है, तो उसके वजह से एक शिफ्टिंग पैटर्न, प्रीमियमाइजेशन पैटर्न डेफिनेटली दिख रहा है अक्रॉस टू व्हीलर ओईएम्स। तो ये जो प्रीमियमाइजेशन है, इज इट बिकॉज लोगों की एस्पिरेशन ज्यादा बेहतर हुए हैं और वो ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, या फिर ये अलग मार्केट है जहां पर ये बाइक्स खरीदी जा रही हैं? बॉटम ऑफ द पिरामिड अगर देखेंगे तो जो लोअर सीसी बाइक्स है, 100 सीसी बाइक्स जहाँ पे रूरल एक्सपोजर ज्यादा है, वहां पे डेफिनेटली एक वीकनेस तो दिख रहा है। बट जो अर्बन एरियाज है, मिड इनकम एरिया और मिडिल क्लास, एक जो प्रीमियमाइजेशन शिफ्ट दिखा है, तो अर्बन एरियाज में लोग रादर देन गोइंग फॉर से 100 सीसी, वो 125 या 125 सीसी जो खरीदते थे वो 200 सीसी, ऐसा एक ट्रेंड डेफिनेटली दिख रहा है। तो रूरल स्ट्रेस तो है, ऐसा बोल नहीं सकते कि रूरल स्ट्रेस टोटली अभी नहीं है। बट जो एग्जिस्टिंग जो लोग पहले जो फर्स्ट टाइम बायर्स है, जो पहले 100 सीसी का बाइक लेते थे, अभी 125 और उसके ऊपर की बाइक्स के तरफ उनका रुझान ज्यादा है। ओके, चलिए ये टू व्हीलर सेगमेंट की बात हुई। अब थोड़ा सा बात करते हैं एग्जैक्टली फोर व्हीलर सेगमेंट की, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की। आदित्य, लेट्स टॉक अबाउट मारुति आइसोलेशन। आपने नंबर्स को देखा और ये पिछले 2-3 हफ्ते महीने ग्रैंड विटारा के प्रोस्पेक्टिव से मारुति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अब मैं मौजूदा फिगर्स को देखने के बाद भी, प्लस जो इनके नए लॉन्चेस हैं, मारुति ने अपने करियर का, अपने लाइफ टाइम का सबसे महंगा प्रोडक्ट इन्विक्टो बाजार में उतारा है। तो ऐसे में आपका मारुति पे आइसोलेशन पे व्यू क्या है? उसके बाद मैं M&M और टाटा मोटर्स की बात भी करूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग मारुति पे आपका व्यू। मारुति पे अभी ये होगा कि इनका जो प्रीमियम पोर्टफोलियो है, अगर ये महीने के भी आप नंबर्स देखेंगे तो एसयूवी में अच्छा जंप उन्होंने किया है। तो बट उनका जो एंट्री लेवल व्हीकल्स है वो अभी भी वीक है, बट उसको कॉम्पनसेट कर रहा है एसयूवी। तो एसयूवी का फुल ईयर एक्सपोजर अभी इस साल कंटिन्यू रहेगा, और अभी जैसे उनका जिम्नी है, इन्विक्टो है, उसके बाद फ्रॉन्क्स, और ये सब का पोर्टफोलियो एक्सपोजर जैसे जैसे बढ़ता है तो उनका जो सेल्स रियलाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा और फाइनेंशियल्स पे वो रिफ्लेक्ट होगा। बट मार्केट ने उसको फैक्टर इन किया है, तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा जूस अभी भी बाकी है अपसाइड पे। बट एक मीन्स वी आर हाफ वे, वी कैन से मीन्स मोर देन हाफ वे, द मार्केट हैज फैक्टर्ड इन ऑल दिस पॉजिटिव्स ऑफ मारुति। तो इसके बाद थोड़ा सा अपसाइड फिर भी बाकी है, बिकॉज मारुति का जो प्रोडक्ट्स है उसका फुल एक्सपोजर अभी इस साल
पूरा बाजार को रिफ्लेक्ट करेगा, उनके फाइनेंशियल्स को रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, अब आते हैं आदित्य दूसरे दो स्टॉक्स पे, एमएनएम पे और साथ ही साथ टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स अपने इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है और एमएनएम तो ऑल टाइम हाई पे। आई थिंक ये CY 22 का 23 का बेस्ट परफॉर्मर रहा, क्योंकि अगस्त में थार 5 डोर का लॉन्च भी है। उसको देखते हुए, इस मेगा लॉन्च को देखते हुए आपका एमएनएम पे व्यू क्या है? और अगर इस वक्त बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से चेस करना हो, आई थिंक आउट ऑफ दिस एंटायर, आई मीन मारुति, एमएनएम और टाटा मोटर्स, आप क्या चेस करना चाहेंगे? हम लोग मारुति और एमएनएम पे थोड़ा पॉजिटिव व्यू रख के चलेंगे, बिकॉज एमएनएम का भी वो जो प्रोडक्ट साइकिल है उसको अगर आप देखेंगे तो जो उनके लॉन्चेस आने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और जो एग्जिस्टिंग अभी लॉन्चेस है, उनका एसयूवी का पोर्टफोलियो जो है, इस मंथ भी उनका एसयूवी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। जैसे मैंने कहा, मारुति का भी एक फ्रेश प्रोडक्ट लॉन्चेस है, तो उसकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स, एक जो पोजीशनिंग है, ये दो स्टॉक्स की थोड़ी अच्छी है। टाटा मोटर्स में कमर्शियल व्हीकल थोड़ा वीक हुआ है इस महीने, और कमर्शियल व्हीकल में थोड़ा सा एक प्रेशर रहने का चांस है आगे जाके। एक हो सकता है कि कमर्शियल व्हीकल साइकिल पीक आउट हो जाए बाय एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। और दूसरा, टाटा मोटर्स के जो प्रोडक्ट्स है वो अभी मिड साइकिल आप बोल सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स का एक नए जो लॉन्चेस है वो एज कंपेयर टू मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़े लैकिंग है। तो वी हैव अ बाय रेटिंग ऑन मारुति, और सेकंड हम एमएनएम प्रेफर करेंगे। ओके, बाय ऑन मारुति एंड सेकंड एमएनएम। अशोक लेलैंड को लेकर आपका क्या व्यू है? आदित्य, गुड आफ्टरनून। सुबह सेल्स नंबर्स देखकर लग रहा था कि थोड़े एस्टिमेट से आगे थे, करीब 4% के करीब। यहाँ पर क्या व्यू होगा? या अनुज, अशोक लेलैंड में भी एक तो ये पूरा ऑटो पैक को अगर आप देखेंगे तो ये स्टील प्राइसेस, जो मैंने लास्ट कॉल पे भी बोला था कि स्टील प्राइसेस के जब जो कम हुआ है उसके वजह से ये ऑटो सेक्टर को एक स्ट्रक्चरल टेलविंड मिला है, और कमर्शियल व्हीकल्स को खास करके एक स्ट्रक्चरल टेलविंड मिला था कमोडिटी प्राइसेस कम होने की वजह से। तो अशोक लेलैंड अभी टारगेट कर रहा है डबल डिजिट मार्जिन्स इन FY 24, और उसके अलग अलग प्रीमियम प्रोडक्ट्स, प्रीमियमाइजेशन स्टोरी उसके कमर्शियल व्हीकल्स में भी वो प्ले करने की कोशिश करेगा। बट जैसे मैंने कहा कि ये साइक्लिकल स्पेस है, और FY 24 में थोड़ा सा जो अपना हाई बेस टनेज वाइज तो ऑलरेडी क्रॉस हो गया है। FY 19 का जो पीक था उससे अगर कंपेयर करें तो टनेज वाइज जो पीक ऑलरेडी क्रॉस हो गया है, वॉल्यूम वाइज अभी क्रॉस होना बाकी है। बट यहाँ से अपसाइड थोड़ा लिमिटेड लग रहा है, बिकॉज मार्केट ने अच्छा इसको वैल्यूएशन इसको अच्छा रिवार्ड किया है मार्केट ने। यहाँ से हमने 10% 190 का हमारा टारगेट है। पोस्ट दैट उसके बाद का रैली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। 190 तक जाने की पूरी क्षमता रखता है और स्टॉक इस समय 167 के आसपास। अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, फिर ये जब Q1 के नंबर्स आएंगे, जिस तरह की सेल्स फिगर्स हमने मई और जून में देखी है, रफली आप क्या एक्सट्रापोलेट करेंगे? कहां पर थोड़ा सा आपका बायस रह सकता है ज्यादा बेहतर नंबर्स का, और फिर डिलीवरी का भी? आई गेस जो फाइनेंशियल नंबर्स आएंगे वो ज्यादा अच्छे आएंगे एज कंपेयर टू वॉल्यूम्स में अगर अपने को 2% इजाफा दिख रहा है, लेकिन फाइनेंशियल नंबर्स में जो रेवेन्यू एबिटा ग्रोथ वो थोड़ा ज्यादा आ सकता है। उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं बजाज ऑटो का एग्जांपल दूंगा, तो उनका जो 3 व्हीलर पोर्टफोलियो है उसमें काफी जंप हुआ है। तो ये 3 व्हीलर जो उनके बेचे जाते हैं वो हायर प्राइसेस पे बेचे जाते हैं। भले ही एक्सपोर्ट से उनको इम्पैक्ट हुआ है, एक्सपोर्ट कम है, बट ओवरऑल एक जो प्रीमियम उनका जो सेल्स है प्रीमियम व्हीकल्स का, 3 व्हीलर्स का, तो उसके वजह से रियलाइजेशन पर व्हीकल वो इम्प्रूव होगा। तो vis-a-vis the volume growth, the revenue and EBITDA growth will be higher because of this premiumization story. ओके आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और इन सभी कंपनियों पर अपनी राय देने के लिए। CNBC आवाज़ ने आपको 3 दिन पहले बताया था TD पावर के जो प्रमोटर की ब्लॉक डील होनी थी, वो उस खबर पर अब मुहर लगती हुई, वो अब ऑफिशियल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इस समय आपके लिए। चलिए राजेश पालवी को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या व्यू इस समय मार्केट को लेकर और किन स्टॉक्स पर आप दांव लगा रहे हैं? गुड आफ्टरनून अरुण जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन।
सो देखिए, मूड तो मार्केट का तेजी की तरफ नहीं है, और जिस तरीके से मार्केट में हम देख रहे हैं कि एक बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूस बेसिस पे बना हुआ है, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 19,500 तक ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिखती है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को अब हायर साइड पे ट्रेल किए हुए, और हमने स्टॉप लॉस अब यहाँ पे 19,160 के आसपास अपने स्टॉप लॉस रखे, और पोजीशन लॉन्ग साइड की ही होल्ड है। 19,450 19,500 के लिए हमें लगता है कि निफ्टी ये कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ते हुए दिखेगी, और बैंक निफ्टी में 45,000 जब तक होल्ड आउट है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये रैली 45,600 से 45,800 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। स्टॉक्स में पीएसयू बैंक पे फोकस है, और उसमें हमें लगता है कि एसबीआई यहाँ से फोकस में रखना चाहिए। जिस तरीके से पूरा पीएसयू बास्केट एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है, एसबीआई में करेक्शन के बाद यहाँ पे जो रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है एसबीआई में नेक्स्ट टारगेट जो बनते हुए दिख सकता है वो होना चाहिए करीब 605 से लेकर 610 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 578 के आसपास। तो जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है आईटीसी का। ये स्टॉक में देखें तो एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिख रहा है, और स्टॉक वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करते हुए दिख रहा है। तो आईटीसी भी हमारे रडार पे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईटीसी का ये मोमेंटम 480 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। आईटीसी बाय है विद स्टॉप लॉस ऑफ 454। ओके, इस बीच एक ट्रेड अपडेट देता हूँ। अभी हमने जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एनालिसिस देखा था, और वो जो वीकली कैंडल की बात हुई थी, लुक एट बैंक ऑफ बड़ौदा नाउ 199, और डॉक्टर साहब वो कॉल लेके आएंगे जो दी थी शिल्पा जी ने, मेरे ख्याल से 200 की कॉल दी थी, 4 पे ट्रेड करे थे। इट्स नाउ 4.95, 5 हो भी गई, 205 की कॉल थी, माफ़ कीजिएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये जो अब प्राइस है, याद रखिएगा, दिसंबर 2017 के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर है। पीएसयू बैंक से अच्छा करते हुए एसबीआई एट डे हाई और बैंक ऑफ बड़ौदा एट डे हाई। मीनवाइल आप एक कैश का स्टॉक लेके आइए, इनफैक्ट जो मेरे स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है बार बार, एंड दैट्स रेडिको खेतान। यस, ये क्या कर रहा है 1275 पे, इसका ये अगर क्लोज आता है तो ये मेरे स्क्रीन पर ऑल टाइम हाई क्लोज की ट्रैजेक्टरी होगी। शरद जी, ये एक बड़ा मूव आया इस स्टॉक में कुछ देर पहले, 5.5% ऊपर। एक बार यूएसएल रखिएगा लिकर स्पेस में, इट्स 917, ये भी ऑलमोस्ट दिसंबर 2022 के बाद हाईएस्ट क्लस्टर में ट्रेड कर रहा है। कोई जो होल्ड करता है पोजीशन इनमें, उनके लिए आपका व्यू, स्पेशली ऑन रेडिको खेतान? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो 2-4 साल होल्ड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल ये थीम को आपको प्ले आउट करना चाहिए। इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम प्ले आउट हो रही है, जहां नए यूजर्स ऐड हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में। यंगर जनरेशन में ये इतना टैबू नहीं है ड्रिंकिंग, जैसा आज से 20 साल या 15 साल 10 साल पहले हुआ करता था। तो ये एक डिसेंट डेवलपमेंट है। प्लस वैल्यू चेन में ग्रेजुअली जो कस्टमर्स हैं वो ऊपर मूव कर रहे हैं। जो एवरेज में पहले आप 500-600 रुपए वाली बॉटल बिक रही थी, अभी वो 1,000 रुपए पर यूनिट या उसके ऊपर की, या जो नए इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, हायर वैल्यू एडेड ब्रांड्स हैं, तो वो ज्यादा बिक रहे हैं। तो लास्ट मंथ के डेटा में भी शायद वही है कि जो आपके हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल में ग्रोथ ज्यादा है। तो मुझे लगता है नए कस्टमर भी ऐड हो रहे हैं, और कस्टमर की जो पर यूनिट कंजम्पशन प्राइस है वो भी बढ़ रही है। तो ये पूरी स्पेस के लिए काफी अट्रैक्टिव रहना चाहिए। रेडिको ने भी शायद कुछ नए ब्रांड्स भी चालू किए हैं, उसका भी फायदा उनको मिलना चाहिए। मंटावल ने भी अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे फोकस करने की बात की है। तो मुझे लगता है ये पूरी स्पेस काफी स्वीट स्पॉट में रहेगी अगले एटलीस्ट 5 से 6 साल। जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन देखते हैं और ये वैल्यू ऑप्टिक देखते हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादातर नंबर्स में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग री-रेटिंग दिखाई दे अगले साल से 2 साल में, जैसे जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स का ऑफ स्टेक ज्यादा बढ़ता है। तो अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म रख सकते हैं तो आपको बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए पूरी स्पेस को। ओके, वैसे शरद जी, इसमें आजकल क्या है, ये तो मतलब मेरे ख्याल से बरसों से चला आ रहा है। आई थिंक मतलब खैर हम भी वैसे यंग ही हैं, वीरू और मैं, है ना वीरू? क्यों हर्षदा, मतलब वैसे कोई है ना? तो और शरद जी, टैबू तो कभी नहीं लाएंगे ये हाँ वीरू, ये जो आपने लालछन लगाया ना हम पर, ये जो लालछन लगाया आपने, सही नहीं है ये। हाँ नहीं, वैसे खैर, लेकिन बिल्कुल सही बात कही वैसे एक शरद जी ने, मतलब ये वाली बात छोड़ के बाकी बात पूरी सही कही कि ये जो आजकल इन्होंने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, और वीरू, और इनका एक जैसलमेर का जो जिन है, या फिर जो इन्होंने रामपुर ब्रांड पहले लॉन्च किया था, वो सब इनके मतलब काफ़ी हिट हैं, और काफ़ी जो इवन प्रीमियम से प्रीमियम ब्रांड्स हैं उनको कम्पीट कर रहे हैं। तो खैर इस रेडिको खेतान और शानदार मूव रहा है इस पूरी की पूरी स्पेस में। इस स्टॉक ने एक्चुअली लीड किया है। इसने
यूनाइटेड स्पिरिट्स को काफ़ी हद तक पीछे छोड़ा है आउट परफॉर्मेंस में। अगर आप स्टॉक का मूव देखें और इवन एक साल का मूव देखें, एक पहले भी ऐसी बड़ी रैली प्ले हुई थी इसमें, उसके बाद एक करेक्शन आया था, लेकिन अब ये जो मूव आ रहा है ये एक अच्छा मूव यहाँ पर, और करीब करीब 12 महीने का मूव करीब करीब 44% ऊपर इस समय है। और आपने PSU बैंकों की बात की थी, बिल्कुल PSU बैंक निफ्टी एक बार वापस लेकर आई है, क्या शानदार मूव यहाँ पर। SBI जो एक मिसिंग लिंक था मार्केट में, अब SBI में भी शानदार पार्टिसिपेशन, और SBI देखिए अब आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 2-2.25% ऊपर 585। अच्छा, SBI के बारे में ध्यान रखिए, SBI नंबर्स इसके बहुत शानदार थे पिछले क्वार्टर के, लेकिन स्टॉक उसके बाद चला ही नहीं बिल्कुल भी, और एक रिस्क था वो प्रोविजनिंग को लेकर, ECL प्रोविजनिंग आएंगी या नहीं आएंगी, उस चीज़ को लेकर एक हमेशा रिस्क रहा था। इसका प्रीवियस हाई था 629 इसका प्रीवियस हाई था, अभी भी वहाँ से करीब करीब 7% नीचे है, जबकि पूरी की पूरी मार्केट उससे कहीं ऊपर जा चुकी है। और पिछले साल की जो बैंक निफ्टी की रैली हुई थी उसमें ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लीड किया था। इस बार की बैंक निफ्टी की रैली ऑब्वियसली HDFC बैंक ने लीड की है, लेकिन SBI अब साइन दिखा रहा है फाइनली शायद उस अंडर परफॉर्मेंस को एंड करने के लिए। ध्यान रखिएगा, काफ़ी टाइम तक 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास रहा, अब उसको फाइनली ब्रेक कर रहा है वीरू, और ये आज का जो लो है वो एग्जैक्टली 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज भी है, ये दोनों भी हैं यहाँ पर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज से क्रॉसओवर भी है यहाँ पर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट हो सकता है ये SBI का यहाँ से आगे जाते हुए वीरू। बिल्कुल निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, और याद रखिएगा अब अभी हमने 2 बजे की OI समरी में इसका उल्लेख भी किया था, और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 20 जनवरी 2023 के बाद, दैट मीन्स फ्रैंकली स्पीकिंग, ये इस CY 23 के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ, और 2 बजे से लेके अब तक ये इंडेक्स करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 50-60 पॉइंट चला है, स्ट्रॉन्ग हुआ है इस स्टॉक में। 4 का चौका का क्रम शुरू करते हैं, काम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि बाजार में थोड़े से मूव आ रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छे हैं, तो यहाँ पे 4 का चौका का क्रम शुरू करते हैं। 4 प्रकार के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से आएगा, FNO सुपरस्टार राजेश पालवी जी के सौजन्य से आएगा, चार्ट का चमत्कार मानस जायसवाल, और मिड कैप फंडर शरद अवस्थी जी। शुरुआत करते हैं सस्ता ऑप्शन से। शिल्पा जी, माफ़ी चाहूँगा, BOB की वो कॉल हालांकि वक्त से पहले चली गई, अच्छी चली गई, अब आपको एक ट्रेड और निकालना पड़ा होगा, बताइए क्या है ट्रेड आपका? जी वीरेंद्र जी, अभी मैं M&M फाइनेंशियल्स पे ध्यान दे रही हूँ। M&M फाइनेंशियल्स दिस 340 जोन इसका बहुत क्रूशियल है, इसको सस्टेन भी कर रहा है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि टारगेट्स टुवर्ड्स 380 आपको इसी सीरीज में शायद देखते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे 350 का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली 9 रुपये 60 पैसे के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा सा रहेगा 7 रुपये का, और मुझे लगता है यहाँ पे व्यू सही जाता है तो आपको टारगेट्स ऑफ 13.4 से लेकर 16 तक भी आपको देखने मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, FMCG इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया, इवन स्मॉल कैप जो रह गया था उसने हाई लगाया। अच्छा, हम रेडिको के चक्कर में यूनाइटेड स्पिरिट्स को सिर्फ मेंशन कर रहे थे, एक बार जरा यूनाइटेड स्पिरिट्स का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, वर्टिकल मूव आया उसमें एकदम से। ये देखिए हर्षिता, ये आई थिंक इसको शायद चीज़ थोड़ी बुरी लग गई जो मैं बोला कि इसने ये बोल रहा है मैं भी हूँ। हाँ मैं भी हूँ, उसने अंडर परफॉर्म किया, बोलते ही ये स्टॉक करीब 2% का मूव। थोड़ा मार्केट अब ये ना ऐसे में डेंजरस लगता है जब इस तरीके के मूव्स आने शुरू हों। खैर अभी तो पार्टी चल रही है। चलिए अब FNO सुपरस्टार लेते हैं और राजेश पालवे देंगे आज का FNO सुपरस्टार। राजेश जी बताइए। तो देखिए PSU बैंकिंग स्पेस पे ही फोकस है और उसमें PNB पे हमारा फोकस है। स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट, एक मल्टीपल सप्लाई जोन को आज यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो ऑलमोस्ट 4.5-5% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे, और जिस तरीके का ब्रेकआउट बना पूरे सेगमेंट में आज एक मोमेंटम ट्रैक्शन बना है। PNB पे हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आना चाहिए 57 रुपए से लेकर 58 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 52 रुपीज 50 पैसे का, तो PNB फ्यूचर बाय करने की सलाह। नेशनल बैंक में तेजी करके चले, 58 का टारगेट और 52 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये है तेजी वाला ट्रेड। तो अब तक देखिए 2 ट्रेड्स आए हैं, दोनों फाइनेंशियल सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं। मानस, चार्ट का चमत्कार। तो देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ तो PSU बैंकिंग में लग रही है, लेकिन सारे स्टॉक ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो ONGC और गेल, ये दोनों स्टॉक काफी बेहतरीन लग रहे हैं इस टाइम के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए गैस अथॉरिटी गेल पे ध्यान है मेरा, जहां पर स्टॉक ने 103 रुपए 50 पैसे के आसपास बॉटम बनाया है। आज स्टॉक ने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो यहाँ पर एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 105 के स्टॉप लॉस से गैस अथॉरिटी में खरीदारी करनी है। 109.50 ये आपके टारगेट रहेंगे गैस अथॉरिटी के लिए।
और ऑप्शन में लेना हो तो 107 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। ₹2.75 का ट्रेड हो रहा है, वहां पे ₹2.20 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, ₹4 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके गेल, ये ट्रेड है आपकी स्क्रीन पे, और हालांकि ये ट्रेड जो मानस का है वो 4 का चमत्कार है, लेकिन हमेशा मानस अपने को ट्रेड के साथ एक ऑप्शन ट्रेड भी देते हैं अगर आपकी फ्यूचर्स में आप कंफर्ट ना हो। अब चलते हैं मिड कैप फंडा। शरद जी, मिड कैप फंडा क्या पिक करेंगे आप? जी, हमारा मिड कैप फंडा है पनामा पेट्रो कंपनी। पेट्रोकेमिकल की कंपनी है, देश की काफी पुरानी कंपनी है। लिक्विड पैराफिन ऑयल, पेट्रोलियम जेली और ट्रांसफार्मर ऑयल इनके मेजर प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी लगभग 60,000 MTPA का एक कैपेक्स कर रही है 100 करोड़ की लागत से, जिसका असर आने वाले 2-3 सालों में लगातार दिखना चाहिए, जिसमें से करीब 30,000 MTPA का ऑलरेडी कमीशनिंग हो गया है मेजर पार्ट, उसका भी नंबर्स में असर दिखना चाहिए। और कंपनी अपनी रीच कंट्रीज के टर्म्स में भी बढ़ा रही है। अभी लगभग 70 कंट्रीज को कंपनी केटर करती है, आने वाले समय में लगभग 100 कंट्रीज को कंपनी केटर करेगी। ज्यादातर ये कैपेक्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए होगा, तो मार्जिन प्रोफाइल में भी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में दिखना चाहिए। कैश रिच कंपनी है, कोई ऐसा डेट ओवरहैंग है कि नहीं, और ये ज्यादातर कैपेक्स इंटरनल अप्रूवल से होगा। 100-150 करोड़ की कैश बैलेंस भी बुक्स पे है, तो हमें नहीं लगता कि कोई डेट साइड पे भी रिस्क आना चाहिए। और जैसे जैसे ये कैपेक्स प्ले आउट करता है, ये उम्मीद की जा सकती है कि जो अर्निंग्स अभी ₹40 के आसपास है, ये अगले 2 साल में बढ़ के 50 से ₹52 के आसपास आनी चाहिए। और 9 से 10 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। रिटर्न रेशियोज वगैरह भी काफी स्ट्रांग है, तो ₹500 के लक्ष्य के हिसाब से पनामा पेट्रो का। चलिए आपके लिए फटाफट से मैं रिकैप कर देती हूँ ट्रेड्स जो सामने आए हैं। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ शुरुआत की थी। शिल्पा रावत ने 4 का चौका की। सस्ता ऑप्शन इन्होंने पिक किया 350 वाला, और ₹9.75 पर लेने की सलाह। ₹13.40, फिर 15, फिर 16। ये 3 टारगेट्स आपके लिए आइडेंटिफाई हुए हैं। फिर आई बारी PNB की। ये राजेश पालविया की पिक है। 58 का टारगेट, 52 का स्टॉप लॉस लगाएंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। गेल पर बुलिश है मानस। यहाँ पर ₹109.50 के टारगेट के लिए मौका तेजी करने का। वैसे आप चाहे तो 107 का कॉल भी लेकर जा सकते हैं। और पनामा पेट्रो अभी मेंशन किया शरद अवस्थी ने। अच्छा, इस बीच आप देखिए मार्केट में अच्छी तेजी। जो FMCG इंडेक्स हम मेंशन कर रहे थे, स्मॉल कैप इंडेक्स हम मेंशन कर रहे थे, ऑल टाइम हाईज पर ट्रेड्स होते यहाँ दिखाई दिए हैं। और इन्हीं छोटे मझौले काउंटर्स में अब हम देखेंगे थोड़ा सा एक्शन है। इंडेक्स में शायद आपको मिड कैप इंडेक्स अगर आपकी स्क्रीन पर रखते हैं तो सिर्फ 50 अंकों की बढ़त दिखाई देगी, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप है जिसमें आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और मिड और स्मॉल कैप साइड पर कई सारे ऐसे रनअवे मूवर्स हैं, उसी की एक शॉर्टलिस्ट दरअसल आज जो खबरों के लिहाज से तड़के में है यतिन हमारे साथ पेश कर रहे हैं। यतिन बताइए कहाँ क्या हो रहा है? तो देखिए हर्षदा, बहुत सारे न्यूज़ हेवी स्टॉक्स आज आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। इन्होंने अपना Q1 का अपडेट दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है। ग्रॉस एडवांसेस लगभग 25% से बढ़े हैं और डिपॉजिट ग्रोथ भी 25% की हुई है। तो मुझे ये लग रहा है कि 25% की जो डिपॉजिट ग्रोथ हुई है, महाराष्ट्र में सब 2000 के नोट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ही जमा हुए हैं। तो इस टाइप की स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिली है। और इस जो क्वार्टरली अपडेट है, इसके बाद स्टॉक में लगभग 4 से 5% की तेजी। JSW एनर्जी, यहाँ चोला सिक्योरिटीज़ ने आज इनिशिएट कवरेज किया है 430 के टारगेट के साथ। और इस स्टॉक में भी आप देखेंगे तो 7-8% का इंट्राडे मूव आया था। अभी स्टॉक लगभग 5% के गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। शिवा सीमेंट, ये JSW ग्रुप की सीमेंट कंपनी है। इन्होंने लगभग 1.4 मिलियन टन का सीमेंट प्लांट कमीशन किया। और इस न्यूज़ के बाद, क्योंकि मच अवेटेड थी ये न्यूज़, राइट्स इशू भी कंपनी ने इसी एक्सपेंशन के लिए किया था, स्टॉक में 8% की तेजी। BSE नए 52 वीक हाई पे स्टॉक बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए बोर्ड मीटिंग करेगा बहुत जल्द। और कहीं ना कहीं इस न्यूज़ के बाद भी स्टॉक में 8% की तेजी। 6 जुलाई को ये बोर्ड मीटिंग होगी। मझगांव डॉक 2725 करोड़ के डिफेंस एग्रीमेंट्स इन्होंने साइन किए हैं। काफ़ी सारे ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं और इस न्यूज़ के बाद स्टॉक में 4% की तेजी। और कहीं ना कहीं ये जो INS अंकुश सबमरीन के बारे में भी जो कहा जा रहा है, वहाँ भी इन्होंने एग्रीमेंट किया है। PM मोदी फ्रांस में भी जाएंगे, जहाँ स्कॉर्पियन क्लास डीजल सबमरीन्स की डील हो सकती है। और ये जो स्कॉर्पियन क्लास की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है वो मझगांव डॉक में है। तो बहुत सारे न्यूज़ इस स्टॉक में और नए रिकॉर्ड हाइस पे
आज मझगांव डॉक कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। अच्छा, मार्केट अब थोड़ा सा देखिए आज हायर लेवल से अब थोड़ा स्लिप कर रहा है, खासतौर से मिड कैप इंडेक्स अब सिर्फ 37 पॉइंट ऊपर रह गया और एडवांस डिक्लाइन में अगर आप देखेंगे अब तो एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा खराब हुआ है। और इनफैक्ट HDFC बैंक अब जो है अपने हाईएस्ट लेवल से करीब 2-2.5% हल्का हुआ है और ये देखिए एडवांस डिक्लाइन लाइन ऑलमोस्ट क्रिस क्रॉस कर रहा है। तो थोड़े मार्केट ने इतनी एक वन वे रैली के बाद, परेशानी कोई नहीं है, बस एक थोड़े से शायद प्रॉफिट टेकिंग के साइन दिखाए हों, लेकिन एक स्टॉक वापस लेकर आई है ITC और फिर एक फ्रेश ऑल टाइम हाई ITC में और शानदार मूव फिर से ITC 455.90 का प्रीवियस हाई, 459.25 और 460 का इंट्राडे हाई। मानस, फ्रेश अप मूव की शुरुआत यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। एक तरह का ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है और इस मूव के बाद आपको 475 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप ITC में एक पोजीशन बना सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 452 के स्टॉप लॉस से 475 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में एट द मनी कॉल ऑप्शन, जो कि 460 वाला कॉल ऑप्शन है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 9 रुपए 50 पैसे के आसपास के भाव चल रहे हैं। 6 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है और 20 रुपए के टारगेट सेट करनी है। ओके, अच्छा, एक सेक्टर जिसने मार्केट की इस रैली को लीड किया है, वहां पर थोड़े रिवर्सल साइंस हैं। एक बार निफ्टी फार्मा इंडेक्स लेकर आइए इंट्राडे, उसको मैं 3-4 स्टॉक्स देख रहा था आज सुबह में, जहां पर सब में तेजी आ रही थी, एकदम से अब देखिए सिप्ला का रिवर्सल देखिए आप। सिप्ला सुबह एक 200 डे मूविंग एवरेज के करीब गया, वहां से एक लग रहा था कि अच्छा मूव आ रहा है, वहां से सडन रिवर्सल। सन फार्मा इस समय डे लो पर, डॉक्टर रेड्डीज इस समय डे लो पर और डीवीज लैब्स इस समय डे लो पर। तो 4 के 4 फार्मा स्टॉक्स जो निफ्टी में हैं, ये चारों के चारों इस समय अब डे लो पर यहाँ पर। गाबा सर, क्या मानेंगे इसको रिवर्सल या प्रॉफिट टेकिंग? प्रॉफिट टेकिंग मानना चाहिए। डीवी स्टॉक मैंने दिया था, मुझे ध्यान है, मैं उसका फिक्र उसकी थी, बहुत बढ़िया बार था, लेकिन लगता है वो 3600 ब्रीच हो चुका। ये प्रॉफिट टेकिंग है यहाँ पर। अब देखा जाए तो 3 दिन से एक साइडवेज जोन पर ट्रेड है, इनसाइड बार बन रहा है, आउटसाइड बार बन रहा है, फिर एक इनसाइड बार। ये इंडिसिशन का माहौल है डेविस लैब में, तो शायद प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है डेविस लैब। प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है। अच्छा, पवन हंस का जो डाइवेस्टमेंट होना था, उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड बिड था उसको सरकार ने डिस्क्वालीफाई कर लिया है, तो ये एक इस समय आपके ओवरऑल मेरे ख्याल में विनिवेश का पूरा प्रस्ताव वापस अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक क्योंकि जो शॉर्टलिस्टेड बिडर था उसके साथ सरकार नहीं जा रही, तो उसको फिर से रिवैम्प करके शायद पेश किया जाएगा। लेकिन अनुज देखिए, कॉनकॉर में डीले हुआ है, BPCL हम सब जानते हो ठंडे बस्ते में चला गया, और पवन हंस था वो तो बेसिकली जो विनिवेश से पैसा सरकार के हाथ आने वाला था वो तो कंप्लीटली ऑफ ट्रैक चला गया। बिल्कुल, मुझे इस चीज़ की बड़ी हैरानी हो रही है कि इस मार्केट में, मतलब इससे बेटर मार्केट क्या हो सकती है। इस मार्केट में अगर नहीं हो पा रहा डाइवेस्टमेंट तो क्लियरली, लेकिन खैर जो भी है होना तो है अल्टीमेटली, लेकिन ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। वैसे आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छी खासी वो लगी हुई है एकदम, मतलब हालांकि डाइवेस्टमेंट वो BPCL का होना था वो नहीं हो पाया, कॉनकोर का भी एक नॉन स्टार्टर ही रहा है मेरे ख्याल से। इवन ये जो आज थोड़ी सी खबरें आ रही थी, इसका भी मुझे लग रहा है कि शायद ऑफिशियल तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली खंडन ही किया गया उसका भी। तो वैसे खैर मेरे ख्याल से सरकार को अब जरूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि GST कलेक्शंस इतने जबरदस्त हो गए, 1.7 लाख करोड़ तक पहुंच गए हम। आपको याद हो जब हमने 1 लाख करोड़ पिछले साल ही क्रॉस किया था, हमको लग रहा था कि 1 लाख करोड़ क्रॉस कर लिया। यही तरीका चलता रहा तो हम बहुत जल्दी 2 लाख करोड़ भी क्रॉस कर लेंगे। तो एकदम मतलब कोई इशू है ही नहीं है। और अगर आप देखें मैक्रो काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। अगर क्रूड 70-75 पर रह गया हश्ता तो हमारा बिल्कुल, और इवन अगर आप देखें जो डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह है, वो भी पूरा का पूरा सॉर्ट आउट होने की तैयारी है। इनफैक्ट अगर आप, मैं थोड़ा टॉपिक से लग जा रहा हूँ लेकिन क्योंकि मैक्रो की थोड़ी बात हो गई है, अगर आप इतना FPI इन्फ्लो देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स पिछले इवन उसकी स्ट्रेंथ के बावजूद हमारा इंडियन रुपये अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, इनफैक्ट 82 के आसपास है। अगर RBI को खुला छोड़ दे तो मेरे ख्याल से हम 78-77 तक भी जाने की ताकत रखते हैं। ऑब्वियसली उससे एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मतलब मैक्रो काफ़ी अच्छा हो गया देश का, इसमें कोई डाउट नहीं, और यही मार्केट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, डाइवेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट रहा है क्लियरली। चलिए इस मोड पर फिर एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ मैक्स लाइफ के CIO मेहर वोरा जुड़ गए हैं। मेहर, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ शो में। एक बहुत तेज़ रैली मार्केट में, पेस
क्या आपको डिस्टर्ब कर रही है, या फिर क्योंकि मार्केट ने इतना टाइम लगाया था पहले 18,000 से 19,000 के बीच के कंसोलिडेशन में, क्या ये अभी भी ठीक है, मार्केट ठीक ठाक है, इन वैल्यूएशन पर अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, या थोड़ा कॉशियस होंगे आप? नमस्कार अनुज, सबको बधाई हो न्यू हाइस की मार्केट। सबसे पहले एवरीबडी लव्स अ गुड बुल मार्केट, लेकिन हम अगर लेवल्स और कंफर्ट लेवल की बात करें तो ओवरऑल मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस पे कंफर्ट अभी भी है। और अगर हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है 6 से 7% के बीच में डिलीवर करेगी, तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ भी 15% जितने आने चाहिए। और वो अगर देखें तो वैल्यूएशंस इतने एक्सपेंसिव नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यही कि मार्केट जब न्यू हाई पे भले हो, लेकिन जो 15 या 18 महीने पहले जो लेवल था उससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। तो एक 18 महीने की टाइम करेक्शन कहें, जो भी कहें, वो हुई है बाजार में। और इन द मीन टाइम ये 18 महीने में अर्निंग्स जो है वो बढ़ी है लगभग 15 से 18%। सो हमारी जो वैल्यूएशन ऑन ऑफ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो करीबन 23-24 की जो हो गई थी, वो अब मेरे ख्याल से 20 के आजू बाजू है, विच इज नॉट वेरी हाई। बहुत चीप भी नहीं कह सकते, लेकिन कोई अलार्मिंग लेवल नहीं है। बट ये लार्ज कैप्स के लिए हम बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्मॉल कैप और मिड कैप में जो थोड़ा फ्रॉथ है उसमें थोड़ी कंसर्न्स आ रही हैं, उसमें ज्यादा सिलेक्टिव होना चाहिए स्टॉक पिकिंग में। तो अब इस समय यहाँ से मेरे जी मार्केट की लीडरशिप को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या बैंकों के साथ रहेगी लीडरशिप? बैंकों के साथ साथ डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स जैसे ऑटोज और एफएमसीजी, इन्होंने भी काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। क्या यही वो सेक्टर्स रहेंगे जहां पर आप चेस करेंगे? बिल्कुल, बैंक्स हैं और जैसे आपने कहा कंजम्पशन है जिसमें ऑटो भी आ जाती है, लेकिन कंजम्पशन के बाकी पॉकेट्स भी हैं और उसमें भी थोड़ी सी जान दिख रही है। और जो आई वुड से जो स्ट्रक्चरल थीम है जिसको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बिजनेस जो सपोर्ट कर रही है, वो इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की है। तो मुझे लग रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज में। अगर हम देखें लास्ट 4-5 साल से गवर्नमेंट ने तो अपना रोल काफी अच्छी तरह से निभाया है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है रोड बिल्डिंग में, रेलवेज में, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमने देखा कि डिफेंस में प्रोक्योरमेंट बढ़ाई है, रेलवे में प्रोक्योरमेंट बढ़ाई है, बिल्डिंग्स बहुत बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, बहुत सारी एम्स बन रही है। तो कंस्ट्रक्शन और जो कैपेसिटी क्रिएशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने अपना रोल 3 से 5 साल में अच्छा निभाया था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। अब क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हाई है, हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पिकअप कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी कंफर्ट की बात यह है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट सेक्टर दिख रही है वो कोई मेगा प्रोजेक्ट्स के वजह से नहीं आ रही है। ऐसे नहीं है कि कोई बड़ा स्टील प्लांट आ रहा है, कोई बड़ा सा ग्रीनफील्ड कोई फर्टिलाइजर प्लांट या पेट्रोकेमिकल प्लांट आ रहा है। ये मेरे ख्याल से बहुत ही मीडियम साइज जो कंपनीज हैं उसमें अट्रैक्शन दिख रही है वो, और मुझे लगता है ये काफी सस्टेनेबल है। तो न सिर्फ कंजम्पशन और फाइनेंशियल्स की बात करें, लेकिन मेरे ख्याल से अगर स्ट्रक्चरल थीम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी एक अच्छी थीम नेक्स्ट 3 से 5 साल की बन सकती है। ओके, मिहिर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियोज से। मिहिर जी, आज सुबह ही अल्ट्राटेक सीमेंट अपने करियर का ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, और अभी सीमेंट पर आपका व्यू क्या है? आपकी कन्विक्शन लिस्ट में अभी, हालांकि ये मानसून का वक्त है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ा सा बैकफुट पे होती है, बट सीमेंट की प्लेसमेंट, टेक्निकल प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। फंडामेंटली आपका व्यू क्या है? चेस करना चाहिए, कंटिन्यू टू होल्ड, जैसा व्यू यहाँ पर भी रहेगा आपका? सीमेंट ऐसी कमोडिटी है जिसमें वैल्यूएशन हुई है लॉन्ग टर्म में, लेकिन अल्टीमेटली ये कमोडिटी है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स रहते हैं, यू नो। टू दैट एक्सटेंट मुझे लग रहा है कि ये जो सेक्टर थी उसमें वर्स्ट ऑफ द प्राइसिंग प्रेशर इज बिहाइंड अस, और प्राइसिंग पावर धीरे धीरे करके आ रही है। लेकिन क्या ये हमारा टॉप पिक सेक्टर है? मैं ये कहूंगा नहीं, हमारा व्यू मोर न्यूट्रल है, क्योंकि कमोडिटीज पे हम थोड़े कम ही बुलिश रहते हैं ओवरऑल। कमोडिटीज पर आप कह रहे हैं आप थोड़े से कम बुलिश है, लेकिन एक ऐसी स्पेस जहां पर हमने देखा है थोड़ा सा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, वो है ऑटो साइड। कमर्शियल व्हीकल्स में पिकअप, पैसेंजर व्हीकल्स ठीक कर रहे हैं, ऑटो में प्रीमियम बाइक्स बिक रही हैं, एंट्री लेवल में पिकअप नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का एलोकेशन अब कैसा है और कितना है राधा?
ऑटोमोबाइल्स में हम न्यूट्रल टू ओवरवेट ही है, जैसे आपने कहा सेगमेंट बाय सेगमेंट अगर देखें तो टू व्हीलर्स में हम स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव है। पैसेंजर व्हीकल्स में कार्स में खास करके हम बुलिश हैं। हमें लगता है कि ये पेनिट्रेशन स्टोरी अभी तो शुरू हुई है। और कमर्शियल व्हीकल्स में एक साइक्लिकल रिकवरी बिल्कुल दिख रही है, मेरे ख्याल से अभी भी 1 साल तक चल सकती है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल हम ऑटो में न्यूट्रल टू ओवरवेट है, और विद इन दैट जैसे हमने सेगमेंट्स की बात करी वो हमारी पोजीशन है। क्योंकि आपने कहा आप थोड़ा सा पिकी है वहां, तो जो कंपनियां प्रीमियमाइजेशन में ज्यादा फायदा कमा रही हैं, क्या उन पर आपका ज्यादा जोर है? देखिए, कार्स में अगर देखें ना तो ये ज्यादा मॉडल लॉन्च लिंक्ड होती है, न कि प्रीमियमाइजेशन। और एज इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द मॉडल जो है लॉन्च हुई है प्रीमियम सेगमेंट में ही, और अच्छे मार्जिन बन रहे हैं। तो यस, प्रीमियमाइजेशन का एक ट्रेंड बिल्कुल है। टू व्हीलर्स में हम अगर देखें तो प्रीमियमाइजेशन का इतना स्टैंड नहीं है, बट रूरल इकोनॉमी अगर पिकअप करती है तो मेरे ख्याल से इसमें भी अच्छी ट्रैक्शन दिख सकती है। और कई जो टू व्हीलर्स है उसमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी प्ले है ऑन अ सिलेक्टिव बेसिस, तो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, अच्छा, एनबीएफसी स्पेस पर आपका क्या व्यू होगा? यहाँ पर काफ़ी अच्छे मूव्स देखे हैं हमने कई स्टॉक्स में, और ख़ासतौर से जहाँ पर मैनेजमेंट चेंजेस रहे हैं, जैसे अब आज एल&टी फाइनेंस की बात हो गई, M&M फाइनेंस में बहुत शानदार मूव्स देखे थे हमने। पूरी की पूरी स्पेस काफ़ी बजिंग रही है, स्पेशली जब से वो आरबीआई का पॉज आया उसके बाद से। और अब तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद रेट कट भी हमको देखने को मिले आगे जाकर कभी ना कभी। यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? बिल्कुल, तो पहले तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स पे जैसे हमने डिस्कस किया हम पॉजिटिव हैं। टिल अबाउट 3 से 4 महीने पहले तक हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ज्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि टाइटनिंग साइकिल थी। और जब टाइटनिंग साइकिल होती है तो जो बैंक्स का जो सेगमेंट है, जिसके पास कासा है, लाइबिलिटीज है, डिपॉजिट्स हैं, तो उनकी फंडिंग कॉस्ट चीप रहती है और दे बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। तो हम बैंक्स पे ज्यादा बुलिश थे कंपेयर टू एनबीएफसीज। लेकिन जब से हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन का पीक आ चुका है इंडिया के लिए, आरबीआई की जो रवैया था, आरबीआई का जो रवैया था टाइटनिंग का, वो भी धीरे धीरे करके ईज हो रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल से अब एनबीएफसीज की बारी है। और अगर हम देखें लास्ट 1.5 साल में एनबीएफसीज वर्सेस बैंक के जो वैल्यूएशंस थे, वो डिफरेंशियल काफी बढ़ चुका था। अच्छी बैंक्स 1.5 से 2 टाइम प्राइस टू बुक पे चली गई थी, जो एनबीएफसीज बीटन डाउन थी वो लेस देन 1 टाइम बुक पे भी कई अच्छी एनबीएफसीज थी, एंड ग्रोथ तो अच्छा ही था। तो मेरे ख्याल से अभी भी जो वैल्यूएशन डिफरेंशियल है एनबीएफसीज में, वो कैचअप करने का स्कोप है। और अब जो लास्ट 3 से 6 महीने में हम कंपेयर टू बैंक्स, हम एनबीएफसीज पे भी अच्छी तरह से बुलिश हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं एनबीएफसीज की तुलना में और बैंक्स की तुलना में ये जो वैल्यूएशन डिफरेंशियल है वो आपको सर कन्विक्शन दे रहा है एनबीएफसीज पे। अच्छा मिहिर जी, एक बार फिर से बैंक पे लौटूंगा। अभी कुछ देर पहले जब आप आए इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, उससे पहले पीएसयू बैंक्स में बहुत स्ट्रांग मूव था, डेटा अच्छा था। क्या विद इन द बैंक्स जब लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स थे उसमें हमने कुछ बैंक्स के एनआईएम्स में एक्सपेंशन भी देखा, और उस वक्त देख के चौक भी रहे थे हम कि शायद ये एक्सपेंशन शायद स्ट्रीट उम्मीद नहीं कर रहा था। क्या वो वैल्यूएशन कंफर्ट आपको पीएसयू बैंक्स में, स्टॉक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आई नो आप नाम नहीं लेंगे, बट क्या पीएसयू बैंक्स में है आपको इस वक्त? वैल्यूएशन कंफर्ट तो है, लेकिन अगर लेट लास्ट ईयर 2022 के एंड से आज तक देखें तो काफी कैचअप भी कर चुके हैं सम ऑफ द लार्ज गुड क्वालिटी पीएसयू बैंक्स। तो इतना वैल्यूएशन डिफरेंशियल नहीं रहा है। सो उसकी वजह से हम इतने पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन का इक्वेशन है वो हमें बेटर लग रहा है, और ऑन द अदर साइड एनबीएफसीज में हमें बेटर लग रहा है। तो ये पीएसयू बैंक एक कहीं बीच में गैप में आ जाती है। तो अगर चीप और ग्रोथ हमें खरीदना है तो हम एनबीएफसीज देखेंगे, और अगर हमें कंसिस्टेंसी और विजिबिलिटी देखनी है तो हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखते हैं। मिहिर, आपसे इजाजत लें उससे पहले टेक्नोलॉजी पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि अगले हफ्ते से वो टेक कंपनियों के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और कुछ ब्रोकरेजेस की तरफ से फीलर्स मिलना शुरू हो गए हैं। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, वो वही राय दोहराई जा रही है कि एग्रीगेट रेवेन्यू Q1 में थोड़ा सा फीका रहेगा। Q2 को लेकर जो कॉन्फिडेंस था वो शायद और धुंधला होता हुआ दिखाई दे सकता है। बट ऑफ कोर्स 12th HCL टेक, TCS नंबर्स आएंगे, और उसके बाद कई सारी मिड कैप कंपनियों के नतीजे अगले हफ्ते ही है। आपने अपने आप को कैसे पोजीशन कर रखा है इन टेक मेजर्स में या फिर मिड कैप टेक में, और क्या आप होपफुल है कि सेकेंड हाफ में फटाफट टर्न अराउंड आएगा, या फिर एक बहुत ही पेशेंट गेम होगी टेक्नोलॉजी में भारत में पैसा बनाना?
तो जैसे हमने डिस्कस किया, डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं वो तो हम डेफिनेटली प्रेफर करते हैं एक्सपोर्टर्स से, जिसमें आईटी सबसे बड़ा सेगमेंट है, तो आईटी पे हम अंडरवेट है। बट ये लार्ज कंपनीज में है। स्मॉल कंपनीज में क्लाइंट टू क्लाइंट काफी फर्क पड़ सकता है, तो हमें एक बास्केट बनाया हुआ है 3-4 मिड कैप आईटी कंपनीज का, जहां पे अभी भी ग्रोथ की विजिबिलिटी अच्छी है। बट इन जनरल जो व्यू है ये अभी भी स्लो डाउन का है। यूएस में अभी भी कॉर्पोरेट स्पेंडिंग में स्लो डाउन बरकरार है। और एक की नंबर हम जो नोटिस करेंगे वो हायरिंग का है। जब जब हम हायरिंग नंबर्स बढ़ते देखेंगे तब हम बुलिश होंगे टेक पे, तब तक हम नेगेटिव रहेंगे और अंडरवेट रहेंगे। ओके, मेरे बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ओके, चलिए, तो ये इस समय मैक्स लाइफ की तरफ से व्यू। देखिए, निफ्टी में दूसरी बार वो डिप बाय हुई है इंट्राडे में। बोला निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए और एक बार फिर उसके बाद वापस कंट्रीब्यूशन प्लेट पर जाएंगे। और अब मेरे ख्याल से आईटीसी स्लोली क्रीप अप कर रहा है। रिलायंस ऑब्वियसली अभी भी नंबर 1 कंट्रीब्यूटर है। अब देखिए, आप एचडीएफसी बैंक चौथे नंबर पर फिसल गया और ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पर अब आईटीसी आने की तैयारी कर रहा है। आज हालांकि आईटी में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रही है, खासतौर से टीसीएस में। हालांकि टीसीएस को लेकर एक व्यू बन रहा है अब कि शायद एक बायबैक टीसीएस इस बार अनाउंस कर सकता है, तो ये एक शायद आगे जाते हुए एक बड़ा ट्रिगर हो, क्योंकि वो जो उनका कूल ऑफ पीरियड है वो खत्म हुआ है इसके लिए। वैसे एक बार स्टॉक्स देखिए आप क्लियरली, आज एफएमसीजी में वापस बाइंग शुरू हुई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए एक बार, आईटीसी में बाइंग है, एचयूएल में बाइंग है। निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स देखिए, ये वो जो मॉनसून पे पॉजिटिव खबर आई है कि अब पूरे कंट्री को कवर कर लिया। जी हाँ। और अगर जुलाई अच्छा हो गया तो जून की हमारी शुरू की डेफिशिएंसी थी ना, वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एस्कॉर्ट्स कुबोटा है, उसके इस बार के नंबर थोड़े ख़राब लगे थे, लेकिन क्योंकि एडवांसमेंट थोड़ा लेट था मानसून का, इसके लिए एक प्रॉब्लम आया। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, आप जो मानसून से काफ़ी रिलेटेड है, वो है बाटा। एक बार आप बाटा का चार्ट देखिए, और बाटा का मान लीजिए आपकी इस क्वार्टर के नंबर शायद थोड़े ख़राब आएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो उनका जून का सेल्स था वो इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि मानसून काफ़ी लेट आया, एकदम जून के एंड में आया, तो वो विजिबल होगा उनके नंबर्स में। ये शायद आज मार्केट कोशिश कर रहा है ये भांपने की, लेकिन आगे जाके इनको शायद वापस वो कॉम्पनसेट भी हो। तो इस तरीके की चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा। इस बार जब अर्निंग सीजन आएगा उसमें आप उन स्टॉक्स को देखिएगा जिन्होंने इस क्वार्टर में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, क्योंकि मॉनसून का एडवांसमेंट थोड़ा लेट हुआ। लेकिन वही स्टॉक्स मुझे लग रहा है, स्पेशली अगर अच्छे सेक्टर में होंगे, तो वही स्टॉक मुझे लग रहा है उसके बाद बॉटम बनाएंगे यहाँ पर ख़राब नंबर्स के बाद, क्योंकि उसके बाद जो जुलाई में जो पिकअप होगा मार्केट उसको नोटिस करना शुरू करेगा। तो ये एक अहेड ऑफ द कर्व एक और होगा। उन स्टॉक्स पर नज़र रखिए जहाँ पर नंबर्स खराब आएंगे, प्योरली बिकॉज उनका मॉनसून थोड़ा डिले हुआ उसके लिए। तो वो एक बड़ा फैक्टर जो दरअसल मार्केट की अगली चाल पर प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब एसटीबीटी या बीटीएसटी ट्रेड्स की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। हमारे जानकार तैयार हैं, कुछ देर में यातिन को भी जोड़ लेंगे डीलिंग रूम के चेक के साथ। कावा साहब, पहले आपकी बारी, बताइए क्या ट्रेड लेंगे? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक है डाबर में तेजी नजर आती है, सेटअप बढ़िया है, एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड कर रहा है 580 to 45 पे, टॉप होगा करीब 580 का, सिर्फ ₹2 का स्टॉक, टारगेट 590 बाटा, सॉरी डाबर। ओके, अच्छा, एक आरबीआई की तरफ से एक अपडेट आया है कि ये जो 2000 के नोट थे उनको जो सिस्टम में वापस आना शुरू हुआ है, 76% जो बैंक नोट्स थे वो रिटर्न हो चुके हैं आज तक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। और 87% उसमें से, मतलब 76% ओवरऑल जो 2000 के नोट हैं उस सिस्टम में वापस आ गए हैं, और उस 76% में से 87% डिपॉजिट हुए हैं, और बाकी के 13% जो है वो बाकी के डिनोमिनेशन में लोगों ने, जैसे अगर आपने 2000 का नोट दिया तो बाकी के 500 रुपये के आपने एक्सचेंज करा दिए। लेकिन 3 महीने और हैं आपके पास अब उसको वापस करने के लिए। तो 76% तो सिस्टम में वापस आ चुका है, बाकी का भी 24% आने की तैयारी हो रही है। चलिए फिर अब वापस बीटीएसटी कॉल्स की तरफ चलते हैं। शिल्पा, आपकी ट्रेड क्या होगी, बीटीएसटी या एसटीबीटी? जी डेफिनेटली बीटीएसटी है। आईजीएल पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान है। आईजीएल अराउंड 486 फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 480 पे अच्छा सपोर्ट है, एंड टारगेट्स ऑफ 500 से लेके 505 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आईजीएल फ्यूचर्स बाय, और आईजीएल एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ आज आपकी स्क्रीन पे 486। राजेश सतपुते जी, आपके ट्रेड कैरी करेंगे?
मुझे लगता है कि आपने गेस किया होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, तो ये ब्रेकआउट के बाद मुझे लगता है कि अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली मिलनी चाहिए। 2700 के ऊपर 2700 पे कॉलर खड़े थे और 2700 के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड हो रहा, तो यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज रैली मिलेगी। करीबन 2780 से लेकर 2800 इसका टारगेट सेट करें। सो 2700 का ब्रेकआउट ध्यान में रखते हुए हम जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रहेगा 2690 एंड इट्स अ बाय इन लिवर। और वीरेंद्र जी, और एक डिस्क्लोजर ये रहेगा कि ये जो कॉल है ये हमारे क्लाइंट के साथ हमने अभी शेयर किया हुआ है। जी, तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि ये सेम व्यू अभी कुछ देर पहले या फिर इससे पहले राजेश जी ने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया हुआ होगा। एचयूएल पे, एचयूएल याद रखिएगा अपने अगस्त 2022 से लेकर अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी उसमें ट्रेड कर रहा है। माना साहब क्या ट्रेड कैरी करेंगे? देखिए, एनएमडीसी को लेके जाएंगे वीरेंद्र जी। एनएमडीसी ने आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद ये 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो एनएमडीसी में खरीदारी करेंगे 106.50, 106 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 110 रुपए के टारगेट सेट करने हैं एनएमडीसी में। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 108 वाला कॉल ऑप्शन 2 रुपए 90 पैसे का ट्रेड हो रहा है, वहां पर 2 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं 4 रुपए 20 पैसे के टारगेट के लिए। एनएमडीसी यहाँ पर एक कॉल। राजेश पालवे के पास चलते हैं। राजेश जी, आपकी बीटीएससी ट्रेड? अनुज जी, फाइनेंशियल्स पे फोकस है, उसमें बजाज फाइनेंस यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला और स्टॉक अब जिस तरीके से आज डे हाई की तरफ बंद होते हुए दिख रहा है, हमें लग रहा है ये मोमेंटम यहाँ से 7450 7500 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। बजाज फाइनेंस फ्यूचर बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 7330 के आसपास। बजाज फाइनेंस, सुबह सचिन ने भी इस पर दाम लगाया था और अब राजेश पालवे जी इसको बीटीएसटी की तरह से ले रहे हैं। चलिए, अब कॉल सारी पूरी हुई, यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से किन 2 स्टॉक्स पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले बात करते हैं सिप्ला की, जहां डीलर्स एसटीबीटी की सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को और डीलर्स को लगता है कि 975 980 तक के टारगेट्स यहां देखने को मिलने चाहिए। यूजुअली यूएसएफडीए की जो वेबसाइट है वो महीने के पहले 7 दिन में अपडेट होती है, तो गोवा का जो स्टेटस है वो देखना होगा कि किस हिसाब से यूएसएफडीए अपडेट करता है। कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ी बहुत खामियां 483 में पाई गई थी लास्ट इंस्पेक्शन में, तो कहीं ना कहीं इस पे सिप्ला जो है फोकस में रहा है। फ्रेश शॉर्ट्स आज की पोजीशंस दिखा रही हैं ओपन इंटरेस्ट के आधार पे। और दूसरा जो स्टॉक डीलर्स को पसंद आ रहा है बैंकिंग स्पेस में, जो कि काफ़ी एक्टिव है, सिटी यूनियन बैंक। काफ़ी सारे एचएनआईज यहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनको लगता है पोजिशनली यहाँ से 5-7% का ट्रेड बन सकता है एक हफ्ते 2 हफ्ते में। 132 से लेकर 135 तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, तो सिटी यूनियन बैंक और साथ ही साथ सिप्ला, ये 2 ट्रेड। तो सिटी यूनियन बैंक मुझे याद है पिछले 17 हम फ्राइडे को जब क्लोज कर रहे थे तब भी एक पिक के तौर पर उभर कर आया था और वहां पर एक पोटेंशियल बाय साइड का ट्रेड बनता दिखाई दिया था। चलिए, आखिरी कुछ 15 मिनटों में और क्या हुआ है इस मार्केट में उस पर नजर डाल देते हैं। तो बजाज फाइनेंस, जिसका जिक्र पालविया साहब कर रहे थे, उसने और दरअसल गेंस अपने नाम कर लिए हैं। आईटीसी अपनी चाल को और मजबूत करता हुआ, एचयूएल, ग्रासिम जैसे ट्रेड्स हैं ही जिनमें खरीदारी का सिलसिला और जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक तो और ट्रेड्स हमने गुजरात गैस सुबह में मेंशन किया था, उसके साथ साथ एमजीएल नजर में रखते हैं क्योंकि आईजीएल पर तो शिल्पा का एक ट्रेड है। आपने ऑफ कोर्स आईजीएल पिक किया शिल्पा, लेकिन अगर आप एमजीएल देखें, जिस तरह का प्राइस और ओआई पिकअप देखने को मिला है और गुजरात गैस, क्या इनमें ट्रेड कैरी किया जा सकता है कल के लिए? जी डेफिनेटली। एमजीएल अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1080 के जोन्स में अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे अराउंड 1100 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसका एक मेजर रेजिस्टेंस है, जो जहाँ से हमने बहुत बार देखा है कि एमजीएल स्लाइड्स डाउन अगेन टूवर्ड्स 970-80 जोन्स। तो यहाँ पे एमजीएल में मैं इमीडिएटली आई वोंट सजेस्ट। और रहा बात गुजरात गैस का, ऑफकोर्स ऑयल एंड गैस में बहुत अच्छी तेजी है, तो गुजरात गैस भी 474-475 में ट्रेड कर रहा है। 480 के ऊपर इसका सस्टेनेंस आपको क्विकली टुवर्ड्स 520 जोन तक लेके जाएगा, लेकिन 480 अगेन एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहां पे इसका सस्टेनेंस इम्पॉर्टेंट है। 5 तक गया तो था, लेकिन देखते हैं 480 के करीब या उसके ऊपर क्लोज होता है या नहीं। 478 के आसपास है। अच्छा पालविया साहब, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग 6.5% की पूरी तेजी स्क्रीन पर एंजॉय की है, अब क्या करें बताइए? कैरी करेंगे कल के लिए या रहने दे, प्रॉफिट बुक कर ले?
जी होल्ड करना चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला और जिस तरीके से स्टॉक ने अब अपने 2020 फरवरी 2020 के भी स्विंग हाई को अभी क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो ये काफी बड़ा ब्रेकआउट है शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से। हमें लगता है पोजीशन कैरी करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर ले 134 के आसपास, और हमें लगता है मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 145 150 की तरफ। ओके, एल&टी फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे। इस बीच निफ्टी लेके आई है, इट्स 19,332 और स्टिल डे हाई की ट्रेजेक्टरी के आसपास 10:29 पे आज सुबह सुबह जो हाई निफ्टी ने मारा था करीब करीब 19,336, तो यानी आंकड़ों के लिहाज से ये ऑल टाइम हाई क्लस्टर भी कहा जाएगा, लगभग 3:18 पे। निफ्टी बैंक 45,154। आज का इंट्राडे सुबह मॉर्निंग हाई स्विंग जो था वो करीब करीब था 45,348, तो ये करीब करीब वहां से 200 पॉइंट नीचे। बट लॉन्ग्स 51, ये मार्केट ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स 40 शॉर्ट कवरिंग, ये आंकड़ा यानी हरे का आंकड़ा, ग्रीन का आंकड़ा, स्ट्रेंथ का आंकड़ा अभी भी काफी बड़ा है। 56 में शॉर्ट्स थी, 41 लॉन्ग अनवाइंडिंग। एल&टी फाइनेंस न्यूज डेवलपमेंट, उसका इम्पैक्ट आईडीएफसी करीब 6% ऊपर, कैनरा बैंक, बीओबी और इनफैक्ट ओएमसीज आज सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई गेनर्स रही हैं, याद रखिएगा। अच्छा, ग्रासिम पे याद रखिएगा 3.5% का गेन था, ओआई एडिशंस काफी स्ट्रॉन्ग थे। ग्रासिम, मैं गलत नहीं हूं तो इस दौर की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में बंद हो रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट ऑल टाइम हाई पे था, एक बार फिर बताता हूँ। ग्रासिम यस, लगभग मार्च 2022 से लेकर अब तक की जो हाईएस्ट क्लस्टर्स हैं उस पर ट्रेड करता हुआ। बीपीसीएल में शॉर्ट कवरिंग थी, डेबल्स हाउसिंग फाइनेंस, एनएमडीसी और बजाज फाइनेंस, ये कुछ और काउंटर्स है जहां पे आज स्ट्रेंथ दिखाई दी, शॉर्ट कवरिंग। आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टाइल परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप आईटी में आज बैकफुट पे था। फार्मा में लॉरा, फार्मा में कुछ आज कैंडल रिवर्सल्स, पेन, हायर लेवल से रिट्रेसमेंट, शॉर्टिंग विजिबल थी। और बंधन बैंक, बाटा और मनप्पुरम फाइनेंस, एनबीएफसीज में ये थोड़ा बहुत शॉर्ट देखे गया। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी। कमेंट्स में 2.25% नीचे ग्लेनमार्क अगेन, अरविंदो अगेन, फार्मा अपोटैस में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और गोदरेज कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पर लगभग 2% नीचे। और आज थोड़ी बहुत यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। और एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए जो कि आज एक सुपर एग्रेसिव मोड में रहे। एनबीएफसी स्पेस में ही एक एमएनएम फाइनेंस लेके आइएगा, 342-43, मतलब क्या दौर रहा ये स्टॉक के लिए। और 23 जून से लेके अब तक यानी लगभग 1 2 3 4 5 सेशन में ये स्टॉक 302 से 343 रुपए, यानी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 जून का इसका लो था और ये क्लोज आ रहा है 345। सुपर एग्रेसिव मूव। राजेश पालवे जी, क्या कहेंगे आप एमएनएम फाइनेंस? और बिल्कुल वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है एमएनएम फाइनेंशियल में, इवन पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में ही बना हुआ। और एमएनएम फाइनेंशियल का जो मोमेंटम बना है, हमें लगता है यहाँ से ये नेक्स्ट टारगेट 360-65 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिले, तो ये एक सस्टेन ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है बुलिश साइड में। पोजीशन होल्ड रखें और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा 343 के आसपास, अपसाइड के टारगेट 360-65 तक आते हुए देखें। ओके, चलिए इस थोड़ा सा क्लोज को समझते हैं। आज फिर शानदार क्लोज मार्केट में और डे हाई पर बंद हो रहे हैं, फिर से 19,330 पर हर्ष था और बैंक निफ्टी में 45,173 पर। जो चीज़ मैंने फ्राइडे को कही थी, मैं फिर वही कहूँगा कि कैरी करिए और थोड़ा अपने आप को हेज कर लीजिए अगर आपको करना है तो। गैप डाउन नहीं होगा मार्केट में, ये तो आप मान लीजिए। एक और चीज़, आज यूएस मार्केट सिर्फ हाफ डे पर ट्रेड करेगा, कुछ खास होना नहीं है वहाँ पर, ठीक है। सब इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी में आ चुके हैं, सब वो लॉन्ग वीकेंड सबको बन चुका है। आज वॉल्यूम बहुत कम होंगे वहाँ पे, कुछ नहीं होना है और कल छुट्टी है वहाँ पर। तो ग्लोब से तो आपको कोई ख़राब खबर आनी नहीं है अगले 2 दिन में, ठीक है। आपका खुद का डोमेस्टिक फैक्टर है। मार्केट में सिर्फ एक कंसर्न रहेगा, कभी भी मार्केट एक बार के लिए एक आपको नी जर्क रिएक्शन देने की तैयारी कर सकता है 200-250 पॉइंट का मैक्सिमम निफ्टी में। वो रिस्क अगर आप लेना चाहें वो अलग बात है, वहाँ पर वैसे बाय करिएगा, लेकिन अदरवाइज कैरी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि अब 19,300 क्रॉस कर गए हम, 19,500 तक का मूव ओपन अप हो चुका है। 19,500 19,600 पर फिर रिविजिट करेंगे मार्केट को। तो बेसिकली ट्रेड जो है वो तेजी का ही है और तेजी कैरी करने की सलाह है। एमएनएम फाइनेंशियल जो वीरू मेंशन कर रहे थे, वो डेटा आ चुका है कलेक्शन एफिशिएंसी वाला, बेसिकली Q1 का अपडेट, क्योंकि हम रिजल्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ पर जो कंपनी कह रही है कि एक तो कलेक्शन एफिशिएंसी 94% पर बरकरार है, एसेट 28% बढ़े हैं, डिस्पर्समेंट में 28% का इजाफा देखने को मिल रहा है, स्टेज 2 एक्सपेक्टेड
6% से बढ़कर 6.5% पर आ गया है और स्टेज 3 एक्सपेक्टेड 4.5% से घटकर 4.4% पर आ गया है। लेकिन डिस्पर्समेंट्स में पिकअप और कलेक्शन एफिशिएंसी बरकरार है, वो अच्छा साइन। वो स्टॉक आपके सामने करीब 2-2.5% के गेंस पर ट्रेड करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। तो पोटेंशियल तेजी का यहाँ पर खूब बन रहा है और एनबीएफसीज ने वीरू लीड किया आज के गेंद को। जी हाँ, सबसे स्ट्रॉन्ग एडिशन हर्षदा। मैं इनफैक्ट आपको बताऊं, अगर आप आज पूरे वो एडिशंस को देखें, डायरेक्टर साहब एक एक करके रखिएगा। एम फाइनेंस में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, उसके बाद चोला फाइनेंस, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था। एक सेकेंड मैं क्रमबद्ध तरीके से देखूँ, इट्स 2.7% एंटायर बिल्डअप था। एक सेकेंड, ये मिस हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया। एनबीएफसीज में यस, ये रहा। इसमें आज एल&टी फाइनेंस 10% का बिल्डअप, आईडीएफसी करीब करीब 2% का बिल्डअप, श्रीराम फाइनेंस 4.9%, चोला फाइनेंस 3.8% और साथ ही साथ आपका एम फाइनेंस में 4.3% और LIC हाउसिंग फाइनेंस में 4%। पूरा एनबीएफसी स्पेस काफ़ी अच्छा वो एडिशन देखे गया। अच्छा, LIC का लिखा, ये LIC का डिस्कशन नहीं हुआ इस कार्यक्रम में मेरे ख्याल से। डायरेक्टर साहब हुआ हो तो बताइएगा मुझे प्लीज़। ये राजेश जी का बहुत अच्छा रीड किया हुआ स्टॉक भी है। राजेश सतपुते जी, ये 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हमेशा पुल बैक देता है और आज भी दिया। पिछले 5 सेशन का, 6 सेशन का, इनफैक्ट 16 जून के बाद सारे सेशंस का लो एग्जैक्टली 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अभी कोई ट्रेड पॉसिबल लग रहा है आपको इसमें? जी देखिए, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर लॉन्ग का ही स्ट्रक्चर है और इनफैक्ट अगर आप शॉर्ट टर्म स्पैन पे भी देखें तो यहाँ पे एक छोटा डिप मिला, वो एग्जैक्टली 10 डे में। तो आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? 390 का स्टॉप लॉस होगा। सामने मुझे लगता है 415 to 420 ये इसका पहला पड़ा होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे LIC डेफिनेटली बाय साइड का ट्रेड होगा। क्योंकि आज बहुत सारे ट्रेड थे तो LIC छोड़ दिया मैंने आज के लिए। इंटरेस्टिंग मूव वहां पर भी नजर में रखिए। देखते हैं यहाँ पर कल कितना फॉलो थ्रू आता है। अच्छा जाचिदार, वैसे कोल इंडिया में भी थोड़ी सी खरीदारी लौट रही है। आपका रिलायंस तो ऑफ कोर्स तेजी में था ही, अल्ट्राटेक सीमेंट की भी हम चर्चा कर रहे थे, बजाज फाइनेंस, ये एक ट्रेड जो आइडेंटिफाई किया था पालविया साहब ने, ये पूरे अपने चरम पर आता हुआ करीब 2.5% तक का इजाफा साफ देखने को मिला। लेकिन बहुत ही शानदार सत्र आज के लिए उभर कर आया है। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स जिसमें मोमेंटम अब क्लियरली बना है। हम ऑटो कंपनियों की बात कर रहे थे, एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव में शिल्पा आयशर मोटर्स पर लेना चाहूंगी क्योंकि एक लौता है जो तेजी में है। आप बाकी ऑटो कंपनियां देखें तो ऊपरी लेवल से काफी फिजल आउट हो गई, चाहे वो बजाज हो, मारुति हो, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स हो। आयशर खड़ा है पॉजिटिव में 1-1.5%। क्या करेंगे इधर? डेफिनेटली यहाँ पे बने रहिए। आयशर यहाँ से 3730 से 3800 जोन्स के बीच में अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है अपसाइड अभी भी बहुत है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बने रहना चाहिए। फ्रेश ट्रेड लेना है तो थोड़ा 3600 के नीचे आपको मिले तो आप ले लीजिए, अदरवाइज जिनके पास है डेफिनेटली जस्ट कीप होल्डिंग। ओके, इस बीच निफ्टी टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा। अगेन वी आर एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पर और मॉर्निंग स्विंग हाई 10:24 का हमने अभी अभी क्रॉस किया, बाइसेक्ट किया, एंड थैंक्स टू आईटीसी के और रिलायंस के अगर आप देखें तो कारण ये स्विंग आया। और निफ्टी आपकी स्क्रीन पे जो लेवल है इट्स 19340, ये इसके करियर का, ये इसके अब तक के सफ़र का सबसे सर्वोच्च स्तर, और ये पूरा का पूरा जो मोमेंटम है जनरेट किया है आईटीसी ने। राजेश पालवी जी, समय का अभाव है बट आईटीसी की कोई कॉल ऐड करना भी बनता है, हमारे पास पूरा मंथ पड़ा हुआ है। बहुत संक्षेप में रखिएगा अपने उत्तर को। तो वीरेंद्र जी बिल्कुल यहाँ पे आईटीसी की 460 की कॉल ऑप्शन ही बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है जिस तरीके से मोमेंटम बना ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। इसके टारगेट इस कॉल ऑप्शन के आना चाहिए करीब 24 रुपए से 26 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 9 रुपए के आसपास। तो 460 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। बिल्कुल 460 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। शानदार मूव आईटीसी में और शानदार मूव रिलायंस में भी। रिलायंस अब डे हाई पर बंद हो रहा है 2620 इस समय रिलायंस करीब करीब 3% ऊपर। तो आज पूरा ओल्ड इकोनॉमी का जलवा क्लियरली मार्केट में। हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर भी शानदार मूव्स। अच्छा, एक और चीज़, आईसीआईसीआई बैंक का ये भी थोड़ा सा कोशिश कर रहा है ऑफ लेट वापस अपने प्रीवियस हाइज की तरफ जाने के लिए। एसबीआई में अच्छा मोमेंटम रहा। और बजाज फाइनेंस की क्लोज बहुत शानदार है और इस महीने ऑलरेडी बजाज फाइनेंस जो है 2 दिन में करीब करीब 5% ये शेयर चल चुका है। तो अच्छे मूव्स इस समय आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे, करीब करीब 2.5% ऊपर
इस समय बजाज फाइनेंस। एक बजाज फाइनेंस पर एक बार जरा फिर से चार्ट चेक हो जाए। गाबा सर, ये आपने लिया था ऑब्वियसली स्टॉक जब हमने शो की शुरुआत की थी, हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है ये। आपके टारगेट्स क्या थे और अब स्टॉप लॉस कहाँ एडजस्ट करेंगे? टारगेट बहुत एग्रेसिव थे 7400 के, वो उसके करीब 50 पॉइंट्स जब लेना है तो प्रॉफिट ले लो, लेकिन मुझे अब भी इसमें तेजी नहीं है। इनफैक्ट जो सेटअप है इस पर, उसको सेटअप में एक ब्रेकआउट मिला है 7300, मैंने उसको प्रीएम्प्ट किया था, तो अब भी इसमें अप मूव ऑन है। 7400 ही पार कर लेगा। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर 7500 भी देखेंगे बजाज फाइनेंस का। स्टॉप लॉस बढ़ानी चाहिए 7250 के या 7300 के, और ले आना चाहिए कर 500 तक बढ़ता हुआ ये काउंटर 7346 आपकी स्क्रीन पर। क्या मोमेंटम देखने को मिला है इसमें? अच्छा, एक चीज ग्लोबल फ्रंट पर कुछ ही देर पहले वो खबर आई कि रशिया 5 लाख बैरल प्रति दिन वॉलंटरी ऑयल एक्सपोर्ट कट करने की तैयारी कर रहा है। ये अगस्त में होगा, तो वो भी एक चीज़ है जिस पर आगे नजरें होनी चाहिए। कच्चे तेल पर आप नजर रखिएगा, ज़्यादा कुछ मूव देखने को नहीं मिला है, 75 के आसपास और उसके हल्के से नीचे ही कच्चा तेल इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल भारतीय बाजार में क्लोज किस तरफ हो रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो डे हाई पर यह मार्केट को जाकर छोड़ता हुआ दिखाई देंगे। सुबह में ऑफकोर्स हमने 19,336 का हाई बनाया, कुछ देर पहले 338 के लेवल्स पर थे, तो हाई के काफी करीब 147 अंकों का इजाफा आज इंडेक्स निफ्टी का आपको दिखा रहा है। निफ्टी बैंक पूरे जोश में 424 अंकों की बढ़त पर यहाँ पर ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। आईटी काउंटर्स में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, इनफैक्ट यहाँ पर पोजीशंस कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही हुई हैं। ऑटो कंपनियों के लिए बड़ा दिन, बिक्री के आंकड़े आए, बिक्री के आंकड़े लार्जली मिले जुले थे। कमर्शियल व्हीकल में अच्छा पिकअप देखने को मिला है, बाकियों में ठीक ही प्रदर्शन है। वो इंडेक्स आप देखेंगे एकदम फ्लैट। आज फार्मा में कुछ करेक्शन के अंश बनते दिखाई दिए थे और वहां पर भी हमने देखा थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली साफ देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस इंडेक्स हाउएवर ये बेहतर प्रदर्शन दिखा रहा है, क्योंकि हमने देखा रिलायंस का योगदान, ओएनजीसी में कुछ खरीदारी के अंश और एचपीबीपी आईओसी, वो तीनों काउंटर्स थे जिनमें तेजी देखने को मिली। तो ये एक थीम उभर कर आई है। लेकिन आज की जो स्टार परफॉर्मर्स है वो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक रहेंगे। मर्जर हो चुका है, अब इवेंचुअली एचडीएफसी डीलिस्ट होगा। आज के आज करीब 2% ऊपर। एचडीएफसी बैंक में हमने देखा 1.1% तक के गेन्स, इनफैक्ट हाइस पर पहुंचे ये दोनों काउंटर्स। एफएमसीजी स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, वहां पर भी आएंगे। आईटीसी एचयूएल देखिए, यहाँ पर अच्छी खरीदारी बनती दिखाई दी है। इंडेक्स पूरा 632 अंकों की बढ़त पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। तो काफी मजबूत ट्रेंड्स इधर से ही बनते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ मिड कैप वाले काउंटर्स देखिए, एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स, आज वो मैनेजमेंट सीईओ डेजिग्नेट का नाम पहले आ गया तो स्टॉक 7% भागता हुआ दिखाई दिया है। वहां पर हमने देखा एक बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी। एम&एम फाइनेंशियल्स के हम Q1 अपडेट सुन रहे थे कुछ देर पहले और वहां पर भी हमने देखा एक अच्छा खासा थ्रस्ट तेजी का बनता दिखाई दिया। हीट मैप लेकर आते हैं जहां पर आपको साफ दिखाई देगा कि आज की तेजी के पीछे कौन से काउंटर्स थे। अभी भी आपको स्क्रीन थोड़ी सी स्प्लिट दिखाई दे रही है, लेकिन तेजी की पोजीशंस है। तो ग्रासिम, आईटीसी, बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये आज के टॉप परफॉर्मर्स है। बजाज फाइनेंस समेत ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक में भी हमने देखा अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। और आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की ट्रेडिंग शुरू हो रही है और वो ओपनिंग सेरेमनी अब आपकी स्क्रीन पर, जहां पर मौजूद हैं इस समय एनएसई के चेयरमैन और एमडी आशीष चौहान। गिफ्ट निफ्टी अब से सिंगापुर निफ्टी देखना बंद, अब से एसजीएक्स निफ्टी बंद। अब सारे के सारे सौदे यहीं भारत में गांधीनगर में शिफ्ट हो रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी। और आज सुबह सुबह हमने बातचीत की थी एनएसई के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान से। पहला उनका लाइव इंटरव्यू, इनफैक्ट जब से वो एमडी एंड सीईओ बने एनएसई के, तब से उनका पहला लाइव इंटरव्यू सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर आपने आज देखा। चलिए फिर हर्षदा, शो समाप्ति का समय आ गया। जी हाँ, इजाजत लेंगे। ऑफ कोर्स आपके लिए वो पहले ट्रेड्स भी आपको स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएंगे गिफ्ट निफ्टी वाले, लेकिन एक बहुत ही अस्टाउंडिंग परफॉर्मेंस मार्केट्स का देखने को मिला।
29 पर जाकर इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है और निफ्टी बैंक ने दरअसल इस तेजी को अपनी पूरा योगदान दिया। कल सुबह मुलाकात होगी ऑफ कोर्स फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश ट्रेड्स के साथ और ऑफ कोर्स गिफ्ट निफ्टी के फ्रेश ट्रेड्स के साथ भी। हम सबको दीजिए इजाजत, आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। थैंक यू।